हेलो स्टूडेंट्स, मैं रोहित शुक्ला एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं गायत्री एजुकेशन क्लासेस में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा एक क्रैश कोर्स चल रहा है। उस बैच का नाम है निश्चय बैच। ठीक, हमने उसमें ऑलरेडी एक लेक्चर अपलोड कर दिया है। ये आज उसका दूसरा लेक्चर है जिसमें हम इस चैप्टर 1 का पूरे तरीके से एंड करेंगे। ठीक, और आज ही आपको शाम तक दूसरा लेक्चर मिलेगा चैप्टर 2 से। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के जो कॉन्सेप्ट्स हमें सीखने हैं उनके लिए मुझे बस एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट की आवश्यकता है जो सभी को पता है मेरे ख्याल से, है ना। मैं फिर भी लिख देता हूं। क्या है वो स्टेटमेंट कि इफ पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय ए देन पी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय ए, है ना। एक ये स्टेटमेंट बहुत ही जाना माना स्टेटमेंट है ना, क्योंकि देखिए मैं इतना मान के चलूंगा आपने ये सब देखा है ना। तो ध्यान रखिएगा, ये स्टेटमेंट हमने देखा, इसके हमने प्रूफ की अभी बात नहीं करनी है। ठीक, तो इफ पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय ए देन पी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय ए। ये आपने स्टेटमेंट देखा है। ये बहुत ही मुख्य स्टेटमेंट है जिसको प्लीज आप याद रखिए ना, इसको याद भी रखिएगा क्योंकि हमें प्रूफ ऑफ इर्रेशनैलिटी में इसकी आवश्यकता पड़ती है ना। ये कहाँ यूज होता है? यूज इन प्रूफ ऑफ इर्रेशनैलिटी, है ना। मेरे ख्याल से सबको ये बात याद आ रही होगी। अच्छा, और एक इंपॉर्टेंट बात क्या कि आपको ये पता होना चाहिए भैया कि हमारे पास जो रियल नंबर्स है ना, रियल नंबर्स आपको पता होगा। इस रियल नंबर में एक्चुअली में दो ब्लॉक्स होते हैं, ये बात आपको पता होना चाहिए। एक होता है रैशनल का, है ना, रैशनल को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरा डब्बा होता है इररेशनल का, है ना, जिसको हम क्यू डैश या क्यू कॉम्प्लीमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं। आपको ये बात पता होना चाहिए ना। ये कभी आपस के अंदर नहीं होता है ना। ऐसा नहीं होगा कि जैसे आपने एक छोटा सा डायग्राम में बना दे रहा हूं कि भाई नेचुरल नंबर किसके अंदर भाई साहब? होल नंबर किसके अंदर भाई साहब? इंटीजर्स के अंदर, है ना। इंटीजर किसके अंदर भाई साहब? रैशनल के अंदर। ठीक, और रैशनल किसके अंदर? पूरा का पूरा ये भाई साहब पूरा है रियल नंबर्स के अंदर, है ना। ये आपका रियल नंबर्स के अंदर। तो ये एकदम एक्यूरेट डायग्राम है। बस इसमें कमी क्या है कि एक डब्बा यहां पे अलग से बनेगा। किसका? ये बनेगा इररेशनल का। ठीक, जैसा कि मैंने बोला क्यू डैश से भी रिप्रेजेंट करते हैं और क्यू सी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, ये पूरा का पूरा नंबर सिस्टम क्या कहलाता है? रियल नंबर्स, है ना। एक ये इंपॉर्टेंट बात हो गई। अच्छा, अगली बात कि रैशनल नंबर्स जो होते हैं, है ना, रैशनल नंबर्स वो हमेशा किस फॉर्म में होते हैं? एक तो, है ना, पूरी डेफिनेशन नहीं लिखेंगे, कुछ छोटी बातें। एक तो वो पी बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, क्यू किसी भी हालत में क्या ना हो? जीरो ना हो। और दूसरी बात, पी और क्यू का जब भी आप क्या निकालोगे एस सी एफ, वो हमेशा कितना आना चाहिए? 1। ये वाली जो बात है ना, ये वाली बात भी लोगों को पता है कि क्या होता है। इसको हम बेसिकली बोलते हैं कि मतलब P एंड Q आर, है ना, P एंड Q आर को प्राइम, है ना। ये को प्राइम की भी डेफिनेशन होती है। कोई भी दो नंबर को प्राइम तब कहलाते हैं, पेयर ऑफ नंबर्स को प्राइम तभी कहलाते हैं जब उन दोनों के बीच का एसएफ क्या हो? 1 हो, है ना। पिछले लेक्चर्स में हमने सब देखा हुआ। ठीक, तो ये बातें ध्यान रखना है। और अगले ही पल में ये बात समझ में आ गई होगी क्या कि इररेशनल नंबर्स, है ना, इररेशनल नंबर्स को और किससे रिप्रेजेंट किया जा सकता है? टी से भी रिप्रेजेंट करते हैं कई लोग। ठीक, तो हमें पता होगा which cannot be written, है ना, in the form of P by Q, जिसको P by Q के फॉर्म में लिखा नहीं जा सकता। लेकिन ये बात गलत भी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यदि ऐसा है तो कई बार हम उसको P by Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इसलिए इसमें एक कंडीशन लगाना बहुत अनिवार्य है। क्या? कि P और Q दोनों क्या होने चाहिए? इंटीजर। आप कभी भी इररेशनल नंबर को P by Q के फॉर्म में यदि लिख भी देते हैं तो भी P और Q दोनों एक साथ आपको इंटीजर नहीं मिलेंगे, है ना। और बाकी वो तो कंडीशन है ही है कि Q शुड नॉट इक्वल्स टू 0, है ना। इस बात का ध्यान रखना। रैशनल नंबर में ये वाली प्रॉपर्टी, है ना, प्रूफ ऑफ इररेशनैलिटी में जो हमें यूज होने वाली है, सभी बच्चों को अच्छे से पता है कि एक तो सर ये वाली हम यूज करते हैं और एक ये वाला स्टेटमेंट हम यूज करते हैं। और ये दोनों ही स्टेटमेंट किसको प्रूव करने के लिए होता है? इररेशनल नंबर्स को। ठीक, अच्छा, यहां पे एक बात और याद दिला दूं, इररेशनल नंबर कैसे हो सकते हैं भैया? जैसे मैंने बोला √2 हो गया, है ना, √3 हो गया,
है ना, √5 हो गया। यानी कि एक तरीके से बोलूँ रूट के अंदर प्राइम नंबर्स, सही बात है, रूट के अंदर प्राइम नंबर सारे के सारे कैसे नंबर होते हैं, इररेशनल नंबर होते हैं। अच्छा, वहीं पे एक डिफरेंट काइंड ऑफ नंबर भी होता है, जैसे कि हमने बोल दिया पाई हो गया या 2 पाई हो गया, है ना, पाई भी क्या है, एक इररेशनल नंबर होता है। अच्छा, वहीं पे ऑन द बेसिस ऑफ डेसिमल एक्सपांशन हम 0.10, 100, है ना, 1300 एंड सो ऑन, या फिर 2.1372198003211 डॉट डॉट। ठीक, तो ये जो डेसिमल एक्सपांशन कहलाता है, याद होगा, ये कहलाता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ये भी किसका एग्जाम्पल होता है, इररेशनल नंबर्स का होता है ना। ये सारी बातें आपको याद है मेरे ख्याल से, मैं सिर्फ याद दिलाते जा रहा हूँ भैया, जो हमें काम किया मैं वो बातें आपके सामने रखते जा रहा हूँ। अच्छा, और ये जो ऊपर वाला स्टेटमेंट है ये सबको पता है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे मान लो मैंने कुछ भी ले लिया, कोई एक नंबर ले लिया, सपोज एक नंबर मैंने लिया, नंबर कंसिडर किया 4, है ना, नंबर मैंने क्या कंसिडर किया 4, और 4 को मैं बोल रहा हूँ 4 इज डिविजिबल बाय, 4 इज डिविजिबल बाय, मैंने एक नंबर बोल दिया 2। 4 किससे डिवाइड होता है, 2 से। अच्छा, 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे मेन नंबर क्या हो गया, 2। तो फिर मैं यहाँ पे से ये बोल सकता हूँ कि देन 2 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय, यही जो नंबर था हमारे पास 2। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये वो स्टेटमेंट है जो आपको अच्छे से पता है कि किस तरीके से इनसे डील किया जाता है। ठीक, अच्छा, रियल नंबर्स के लिए आप सभी को पता होना चाहिए, ये वाला साइन यूज करते हैं हम, है ना, ये रियल नंबर्स है ना। आपको दिख रहा होगा कि नेचुरल नंबर्स के इस तरीके से लिखते हैं, है ना, बोल्ड लेटर्स कर दो या डबल लाइनिंग लेटर्स कर दो, जो भी आपकी इच्छा हो। हाँ, कई लोग बोलेंगे सर आई लिखें कि जेड, कुछ भी लिखिए आप, कोई दिक्कत नहीं, ज्यादातर दोनों यूज होते रहते हैं। ठीक, तो ये वो सारे नंबर्स हैं जो हमें पता होने चाहिए। और एक और छोटी सी बात जिसके बारे में मैं यहाँ पे जिक्र कर दूं, है ना, यदि कोई बोल रहा है पॉजिटिव, क्या बोल रहा है, पॉजिटिव इंटीजर्स, तो भैया पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब सबको पता होना चाहिए, बेसिकली नेचुरल नंबर्स होते हैं, है ना। पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब क्या होता है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर आप सभी जानते हैं, है ना, ये होता है, यानी कि इसमें जीरो नहीं आता साहब। वो किस में आता है वो बता दे रहे हैं, वो आता है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में, है ना। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स को बेसिकली और क्या बोला जाता है, होल नंबर्स बोला जाता है बेटे। क्या बोला जाता है, होल नंबर्स, है ना। सबको याद आ गया होगा थोड़ा, है ना, जो नेगेटिव ना हो तो जीरो नेगेटिव नहीं होता है, तो ये हमारे होल नंबर्स होते हैं 0, 1, 2, इसमें जीरो भी आ जाता है। तो ये वो बात है जो हमें बहुत ध्यान रखनी है। अच्छा, और सर आपने जो इसके बारे में बताया था ये वाला नंबर, तो देखो क्या मैं कायदे से देखा जाए इस नंबर, है ना, इसके लिए एक एग्जांपल, एक नंबर लिख रहा हूं मैं। सपोज मैंने बोला कि भैया √2, क्या लिखा, √2, तो क्या मैं √2 को 2/√2 नहीं लिख सकता, लिख सकता हूं ना। कैसे, ये जो मैंने ये जो काम करके दिखाया ये कहां से आया, बाय रैशनलाइजेशन। सबने 9th क्लास में सीखा है बहुत दम लगा के, और ट्रिग्नोमेट्री में भी हमने लगाया हुआ है ना, रैशनलाइजेशन, है ना। बाय रैशनलाइजेशन आपको यही मिलेगा, √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड, तो √2 इंटू √2 2, और ये हो गया √2। तो क्या लगता है तुम्हें, देखो p/q के फॉर्म में तुम लिख के दिखा पा रहे हो उसको, देखो p/q के फॉर्म में लिख के दिखा पा रहे हो। लेकिन इसलिए मैंने बोला था कि हम इररेशनल नंबर को p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, पर यदि लिख भी लिया तो p और q दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर। तो देखो p तो इसका 2 है, p इसका क्या है 2, जो कि एक इंटीजर है, ठीक, लेकिन q इसका क्या है, इंटीजर नहीं है, वो एक इररेशनल नंबर है। समझ में ये बात, इसलिए कहा जाता है कि किसी भी इररेशनल नंबर को p/q के फॉर्म में एग्जैक्टली आप लिख नहीं सकते। तो ये वो बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, याद रखना रैशनल और इररेशनल का डब्बा बिल्कुल अलग होता है, कभी भी एक साथ नहीं होते, है ना। रैशनल के अंदर इररेशनल नहीं होते और इररेशनल के अंदर रैशनल नहीं होते, इन बातों का आपको ध्यान रखना है ना। ये बातें ध्यान देंगी तो ही काम बनेगा। अच्छा चलिए, तो मेरे ख्याल से यहाँ तक की बातें आपको समझ में आई है। अपन सीधे चलते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन में, जो हमें अलग अलग तरह के क्वेश्चंस उठाने हैं। ठीक, चलिए, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, प्रूव दैट √3 इज एन इररेशनल नंबर। देखिए कैसे प्रूव करेंगे, है ना, जल्दी जल्दी प्रूव करेंगे, और मैं थोड़ा स्टैंडर्ड
लेके चल रहा हूं तो स्टैंडर्ड का मतलब ये है कि मैं थोड़े नोटेशंस में बदलाव करता रहूंगा ताकि अच्छा दिखे, है ना। बाकी आप इसको अलग तरीकों से भी कर सकते हैं, आपके टीचर्स ने भी कराया होगा। फिर भी हम देखते हैं हम कौन सा तरीका लेने वाले हैं। हम यहाँ पे लेने वाले हैं, हमें प्रूफ करना है कि √3 एक इर्रेशनल नंबर है, जबकि भाई साहब हमें पता है कि √3 एक इर्रेशनल नंबर है। तो कैसे प्रूफ करेंगे, तो आपको टीचर्स ने बताया होगा कि इसमें एक मेथड यूज करते हैं जिसका नाम है कॉन्ट्राडिक्शन थ्योरी या मेथड। ठीक, कॉन्ट्राडिक्शन क्या बोलती है कि हम इस बात को पहले फॉल्स मानेंगे। हम इस बात को क्या मानेंगे, फॉल्स। कि हम बोल देंगे भैया ये इर्रेशनल नंबर नहीं है। तो यार दो ही तरीके तो नंबर आपने पढ़े, या तो वो इर्रेशनल होगा या तो वो रैशनल होगा। और मेरे मुंह से ये निकला कि भैया ये जो नंबर है ये इर्रेशनल नहीं है। तो इर्रेशनल नहीं है तो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक रैशनल हो जाएगा। तो वही हम करने वाले हैं, है ना। लेट अस सपोज, है ना, इफ पॉसिबल, यदि संभव हो पाए, है ना। हालांकि जो कि असंभव है, जो कि असंभव है, इसलिए इसका नाम कॉन्ट्राडिक्शन थ्योरी। पहले हम झूठ बोल रहे हैं एक तरीके से। क्या झूठ बोल रहे हैं कि भैया दिया हुआ नंबर इर्रेशनल नहीं, कैसा है, रैशनल है। तो लेट अस सपोज इफ पॉसिबल, यदि हो पाए, संभव हो पाए, दैट √3 इज अ रैशनल नंबर। कैसा नंबर हो, ये एक रैशनल नंबर हो। अच्छा, देन √3 कैन बी एक्सप्रेस्ड, है ना, कैन बी एक्सप्रेस्ड। तो कोई भी रैशनल नंबर को हम किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अभी हमने पीछे देखा, इन द फॉर्म ऑफ p/q। हम उसे p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहां पे ध्यान रखना है q हमारा 0 ना हो, और जहां पे हमारा p और q दोनों क्या हो, इंटीजर्स हो ना। इसको बोलते हैं pq बिलोंग्स टू इंटीजर्स, या फिर pq आर इंटीजर्स, है ना, इस तरीके से बुलाते हैं। अच्छा, और साथ में क्या बुलाते हैं, एंड दोनों क्या होने चाहिए, को प्राइम, यानी कि HCF ऑफ P और Q क्या होगा भाई साहब, 1 होगा ना। इन बातों का आपको ध्यान रखना है। यदि ऐसा है तो देन हम ये जो दिया हुआ है √3, इसको कैसे लिख देंगे भाई साहब, p/q के फॉर्म में लिख देंगे। और यहाँ पे मेंशन कर देंगे भैया कि आपने जो जो कहा था वो हमने सारे बातों का, नियमों का पालन किया है। ये देखिए इस तरीके से, है ना, कि HCF ऑफ P और Q, है ना, क्या है 1। ये ऐसे डब्बा बंद कर दिया, ये इस तरीके से। अरे बात समझ में आई कि नहीं। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम यहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेशंस अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे भाई साहब, स्क्वायरिंग कर रहे हैं, है ना, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो दोनों तरफ जैसे स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हमें क्या मिल जाएगा भाई साहब, 3 बराबर p²/q²। मेरे ख्याल से सबको ये बात पता है ना। मैं देखूंगा तो q² को उधर भेजूंगा तो मेरे को एक वैल्यू मिल रही है भाई साहब, p² बराबर कितना, 3 टाइम्स q²। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा, अब बोलो क्या करना है। तो देखो थोड़ा एज्यूम करना है ना, एज्यूम करना। मैं वो स्टेप्स नहीं लिखना चाह रहा हूं क्योंकि आपने सब पढ़ा हुआ है, पूरे साल आपने पढ़ा है। 3 को नीचे भेजेंगे तो कैसा दिखाई देगा कि p² किससे डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है। तो यदि p² 3 से डिवाइड होगा तो p भी 3 से डिवाइड होके रहेगा, है ना। ये बात आपने पीछे देखी एक थ्योरम से कि p² है ना, और मैं आगे इफ लगा रहा हूं। इफ का मतलब कि यदि p² 3 से डिवाइड होगा, जिस दिन डिवाइड हो जाएगा उस दिन p भी पक्का 3 से ऑटोमेटिक डिवाइड हो जाएगा। ठीक, और नहीं होगा तो नहीं होगा, है ना, इसलिए आगे इफ लगा हुआ है ना, यदि, है ना। क्वेश्चन लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, सर जरूरी थोड़ी कि डिवाइड हो रहा हो, बिल्कुल जरूरी नहीं हो रहा हो, लेकिन यदि हो जाएगा, इसलिए हम बोलते हैं कि इफ p² डिविजिबल बाय 3 देन p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। अच्छा, इसको लिखने के कई तरीके होते हैं, बहुत से तरीके होते हैं। देखिए मैं लिख के दिखा दे रहा हूं भैया, कैसे कि 3 डिवाइड्स p², ऐसे भी लिखते हैं, है ना। इसको पढ़ते क्या है, 3 डिवाइड्स p², आपने पढ़ा होगा। ठीक, अच्छा, और वहीं पे हम एक बात ये मेंशन कर देते हैं क्योंकि देखिए इस स्टेटमेंट में इक्वल्स टू का प्रयोग किया गया है, तो एक लेफ्ट साइड है और एक राइट साइड है। तो हम बोल रहे हैं कि 3 यदि p² को डिवाइड कर रहा है तो 3 और किसको डिवाइड करेगा, इधर वाले बंदे को भी तो डिवाइड करेगा। अरे बात समझ में आई कि नहीं। ये लिखने का शिष्टाचार है, रिप्रेजेंटेशन। देखिए तो यदि ऐसा है तो यहाँ पे वो थ्योरम लग जाएगी, तो दिस इंप्लाइज 3 ऑल्सो डिवाइड्स p, है ना, याद रखना 3 इज डिविजिबल बाय p। इसको 3/p मत पढ़ देना, कईयों को एक और दिक्कत है 3/p 3/p², नहीं, ये नहीं है। अच्छा, अब सुनना, एक सिंपल सी बात बताओ। मान लो मैंने बोला कल को कोई नंबर है 6, कोई नंबर है 6 और इसको कोई पर्टिकुलर नंबर डिवाइड कर रहा है 2, तो जब डिवाइड करेगा तो कुछ ना कुछ आंसर आता है कि नहीं आता, आता है ना। 2 3 जा 6, ऐसे ही लिखते हैं अपन। इधर वाला जो आंसर होता है उसको हम क्वोशिएंट बुलाते हैं,
है ना, लोग रिमाइंडर सोचते हैं, जबकि ये क्या होता है, क्वेश्चन होता है, आपको याद आ रहा होगा। उसी तरीके से मान लो कल को मैंने ऐसे लिखा है p डिवाइडेड बाय 3, p डिवाइडेड बाय 3, तो आप बोलोगे सर p क्या है, मैं बोलूंगा p का तो अभी पता नहीं है, जिस दिन पता चलेगा उस दिन बता दूंगा। तो आप भी मुझे बदले में रिप्लाई देंगे कि सही बात है, जिस दिन आपको पता चल जाएगा p क्या है तो आपको ये पता चल जाएगा कि आंसर कितना है। सही बात है, आर यानी रिमाइंडर नहीं है, एक पर्टिकुलर लेटर लिया, कोई इंटीजर है ना, आर इज सम इंटीजर, तो जिस दिन ये पता चल जाएगा उस दिन ये भी पता चल जाएगा। दिख रहा है ना, हमें जब 6 पता चला तो हमें 3 का पता चल गया, लेकिन जब तक ये अननोन है तो ये भी क्या रहेगा, अननोन ही रहेगा। सही बात है कि नहीं। उसी तरीके से देखा जाए तो p की वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूँ, इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो 3r। अरे बात समझ में आई कि नहीं। तो यहाँ पे हम वही करने वाले हैं कि यदि 3 डिवाइड कर रहा है किसको, p को, 3 डिवाइड कर रहा है किसको, p को, तो कुछ ना कुछ नंबर आएगा। तो वही हम यहाँ पे लिखने वाले हैं कि देन p can be expressed in the form, किस तरीके से लिख सकता हूं मैं p को, कि p बराबर 3a ले लिया सपोज, है ना, वहां r लेके दिखाया तो यहाँ पे a ले लिया, ठीक। और a क्या हो सकता है, फॉर एनी इंटीजर a, है ना, a क्या हो सकता है, कोई सा भी इंटीजर हो सकता है। अब इस चीज को स्क्वायर कर रहा हूं, इस चीज का क्या कर रहा हूं, स्क्वायर, तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड अगेन स्क्वायर कर रहा हूं। तो जैसे इसका स्क्वायर करूंगा तो सामने वाली पार्टी समझ जाएगी कि यार ये हो गया p स्क्वायर बराबर में 9a स्क्वायर हो जाएगा, हाँ या ना, ये इस तरीके से हो जाएगा। अब इसके आगे कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर अब क्या करें, कुछ नहीं करना, बड़ा इजी सा काम है। क्या है, देखो p स्क्वायर यहाँ पे है, देखो यहाँ पे p स्क्वायर दिख रहा है, ठीक। p स्क्वायर किसके बराबर है, 3q स्क्वायर के बराबर है। सपोज मैं इसका नाम रख दे रहा हूँ इक्वेशन 1। जो चीज हमारे इस्तेमाल में आने वाली है उसी को हम इक्वेशन एज्यूम करते हैं, अपने मन से कुछ भी एज्यूम नहीं कर लेते कि इसको एज्यूम कर लूंगा, इसको एज्यूम कर लूंगा। बच्चे इसमें ही परेशान है। अरे परेशान नहीं होना है, आपको देखना है कि यार p स्क्वायर दिखाई दिया, p स्क्वायर दिखाई दिया, p स्क्वायर यहाँ भी दिखाई दिया, कंपेयर करना है, कंपेयर करना है। तो मेरे ये वाली इक्वेशन काम की, इसलिए नाम रख दिया इक्वेशन 1, ठीक। तो हम यहाँ पे पुट करने वाले हैं p स्क्वायर को कितना, 3q स्क्वायर, है ना, p स्क्वायर को कितना पुट करने वाले हैं, 3q स्क्वायर, है ना। ये चीज हम किससे ले रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 से। अब इसमें सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो ये कैसा दिखाई देने लग जाएगा भाई साहब, ये दिखाई लगना है 3q स्क्वायर बराबर में क्या लिखा हुआ है, 9a स्क्वायर। सही बात है, ऐसा है तो 3 से ये 9 कटेगा तो उस दिन लोग बाग बोलेंगे ये q स्क्वायर बराबर कितना बचा, 3a स्क्वायर। अब फिर से एज्यूम करिए कि q स्क्वायर के नीचे मैं 3 को भेज रहा हूँ, ठीक। और मैंने क्या बोला कि q स्क्वायर डिविजिबल बाय 3, और आगे लगा रहा हूँ इफ, कि इफ q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3 देन q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। तो ये लिखने का हमें तरीका पता है कि इस स्टेटमेंट का मतलब होता है कि 3 डिवाइड कर रहा है किसको, q स्क्वायर को। और मैंने आपको एक बात और बताई थी, समझाई थी क्या, कि भैया जब ये वाली चीज डिवाइड हो रही है 3 से तो ये वाली चीज भी पक्का डिवाइड हो ही जाएगी उस समय, ठीक। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि 3 डिवाइड्स 3a स्क्वायर ना। लिखने का तरीका बहुत कंपलसरी है, लिखना आना चाहिए। यदि ऐसा है तो बाय द थ्योरम 3 ऑल्सो डिवाइड्स q। सही बात है। अब जरा ध्यान से देखो एक तो ये वाला स्टेटमेंट 3p को भी डिवाइड कर रहा है और 3q को भी डिवाइड कर रहा है, और हम क्या लेके चले थे कि p और q में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, और हमने कॉमन फैक्टर क्या निकाल दिया, दोनों को 3 डिवाइड कर रहा है, यानी कि दोनों के अंदर 3 छुपा हुआ है। तो हियर we can see that p and q are divisible by 3। सही बात है। दिस मीन्स, इसका मतलब क्या है, p and q have कॉमन फैक्टर 3। इन दोनों के पास कॉमन फैक्टर क्या है, 3 है। पर बट हमें ये बात पता है कि p एंड q तो क्या थे, कोप्राइम थे। हमने तो यही कहा था ना कि p और q क्या है, कोप्राइम है, यानी कि हमारी मानी हुई बात क्या हो गई, झूठ साबित हो गई है। तो विच कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर assumption, हमने जो माना था इज नॉट ट्रू, है ना, हमने जो माना था वो assumption हमारा सही
नहीं है, इसीलिए हेंस हम क्या बोल रहे हैं कि √3 अपने आप में कैसा नंबर है, एक इरेशनल नंबर है ना। आशा आप सभी को समझ में आया होगा किस तरीके से अप्रोच करना है इस तरीके के क्वेश्चंस को, है ना। ये ऐसे अप्रोच करेंगे तो काम बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक और क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा आसान सा क्वेश्चन। इससे पहले मैं कुछ बातें नहीं बाद में करेंगे। क्या प्रूव करना है? प्रूव दैट √p + √q इज एन इरेशनल नंबर वेयर p एंड q आर प्राइम्स। और मैंने बताया p और q क्या है, प्राइम। तो रूट के अंदर भी एक प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर है यानी कि इरेशनल नंबर है। रूट के अंदर भी एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है यानी कि एक इरेशनल नंबर है। तो देखिए प्रूव करने का वही तरीका है ना। जो क्वेश्चंस में प्रूव दैट लिखा होता है उनके लिए हम प्रूफ लिखते हैं, जहां प्रूफ नहीं लिखा होता वहां सॉल्यूशंस, है ना, आंसर्स। चलिए तो इसमें क्या प्रूव करेंगे, यही। अच्छा, लिखने की स्टेटमेंट कई बच्चे रटते हैं, रटिए मत। हमने क्या अप्लाई करी, कॉन्ट्राडिक्शन थ्योरी पीछे, तो मैंने लेट अस अज्यूम लिखा। मान लो इस तरीके से लिख रहा हूं मैं, वी विल प्रूव, है ना, रटना नहीं है, वी विल प्रूव दिस बाय अप्लाइंग कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। हम इसमें क्या अप्लाई करने वाले हैं, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड अप्लाई करने वाले हैं, है ना। यानी कि हम एज्यूम करने वाले हैं कि √p + √q क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो लेट अस सपोज, हम सपोज करने वाले हैं क्या कि √p + √q इज अ रैशनल नंबर। ये कैसा नंबर है, एक रैशनल नंबर है साहब, है ना। हमने मान लिया, झूठ है, हम मानते हैं ये झूठ है। देन वी कैन राइट इट, है ना, वहां एक्सप्रेस लिखा था, याद आ रहा होगा, इन द फॉर्म ऑफ p/q। हम किस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं भाई साहब इसको, p/q में। वही सारी कंडीशन, q क्या ना होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, p और q दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, r इंटीजर्स होने चाहिए ना। देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक। और साथ में, है ना, p एंड q आर क्या, कोप्राइम, है ना। ये सारी पूरी की पूरी रैशनल नंबर की डेफिनेशन है, ये पूरी की पूरी रैशनल नंबर की डेफिनेशन है, ठीक। यदि ऐसा है तो देन क्या हो जाएगा बताइए। हम बोलेंगे भैया कि √p + √q बराबर में कितना लिख रहा हूं मैं। अच्छा अब सुनना, यहीं पे एक गलती हमसे जो हुई है उस पर बात कर लेते हैं। क्या गलती हुई है, बहुत ही आम गलती। पूरा क्वेश्चन किस फॉर्म में दिया हुआ है, p और q के फॉर्म में दिया हुआ है, तो हमने यहाँ पे भी क्या ले लिया, p और q ले लिया है। तो p और q की जगह हम थोड़ा लेटर्स बदल दे तो बेटर रहेगा बच्चों, ठीक। तो लेटर्स बदल देते हैं। देखो हम लेटर्स यहाँ पे ले रहे हैं, सपोज क्या ले लें, इन द फॉर्म ऑफ a/b, है ना, a/b ले रहे हैं, ठीक है। a/b ले रहे हैं, जहां पे हम ये बोल रहे हैं कि b इज नॉट इक्वल्स टू 0 और a/b क्या है, इंटीजर्स है, और a एंड b आर कोप्राइम। इस तरीके से ले लिया, ठीक। तो है ना, क्योंकि p और q सेम सेम हो जाते हैं ना, इस तरीके से हमने अलग कर दिया लेटर्स। यदि ऐसा है तो बताइए क्या हो जाएगा, a/b, ठीक। और यहाँ पे हमने कंडीशन लिख दी क्या भैया कि b हमारा 0 नहीं है, ठीक। साथ में a भी हमारे इंटीजर्स है। देखिए लिखने का तरीका देखते जाइए। साथ में को प्राइम का मतलब कि दोनों के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर भाई साहब नहीं है, यानी कि एचसीएफ दोनों का क्या है, 1 है। अब इसको वही मैथमेटिकल अप्रोच करेंगे, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, है ना, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दे रहे हैं, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो जैसे ही स्क्वायरिंग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, √p + √q का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा भाई साहब a² और b²। यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर अप्लाई हो जाएगा, तो ऐसा करते ही ये हो जाएगा p + q और प्लस कितना 2√pq, है ना। ये हो जाएगा √p √q आएगा, लेकिन √p × √q कितना हो जाता है, √pq हो जाता है, ठीक ना। ये बात आप सबको पता है। और बराबर में क्या चल रहा है भैया, a² / b²। हम यहाँ पे इसको रहने दे रहे हैं बस, कितना 2√pq को। यदि ऐसा तो ये हो जाएगा a² / b², और ये उधर जाएगा माइनस का p और माइनस का कितना q, सही बात है। यदि ऐसा तो हमारे पास बचा है √pq बराबर में 1/2, है ना, ये नीचे जा रहा है, और ये ब्रैकेट के अंदर a² / b² - p - q। अब यहीं से हमें दिख रहा है कि हमें ये बात पता है कि सिंस √pq इज एन इरेशनल नंबर। अरे बात तो सबको पता है। बोले सर क्वेश्चन में तो लिखा नहीं, अरे लिखा है,
आपको दिख नहीं रहा है, बस ये एक तकलीफ है। देखिए बताता हूँ क्या है। बहुत ही सिंपल शब्दों में यदि बात की जाए, है ना, मैं यहाँ पे समझाना पसंद करूंगा, ज़्यादा टाइम पास नहीं करना है, क्योंकि हमें रूट पी क्यू, तो मान लीजिए मैंने एक नंबर लिया, डिफरेंट नंबर होने चाहिए, है ना, √2 × √2 मत कर देना, बोले 4 आ रहा है ना। दो डिफरेंट यदि नंबर्स हैं, है ना, पी और क्यू दो डिफरेंट प्राइम नंबर्स हैं, तो मान लो मैंने √2 का मल्टीप्लाई किससे किया, √3 से, तो अंदर आएगा √6। अरे बात समझ में आई। और ये भी कैसा नंबर है, एक इर्रेशनल नंबर है, ये भी कैसा है, इर्रेशनल। मान लो मैंने √2 का मल्टीप्लाई कर दिया √7 से कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा, रूट के अंदर 14, ये भी प्राइम ये भी प्राइम, तो ये जो √14 है ये भी कैसा नंबर है, एक इर्रेशनल नंबर है। अरे बात समझ में आई कि नहीं। तो वही कर रहे हैं कि रूट पी और रूट क्यू एक इर्रेशनल नंबर तो थे ही, है ना, और नहीं भी थे तो हमें पता है कि पी और क्यू क्या है, प्राइम, तो उन दोनों के मल्टीप्लाई से जो चीज आने वाली है वो पक्का एक इर्रेशनल तो होगी ही होगी, ये बात हमें कंफर्म पता है। ठीक, तो हम इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि पी क्यू तो क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। ठीक, और पी क्यू यदि इर्रेशनल नंबर है, बट ये जो बंदा यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको पता है ए बी पी एंड क्यू आर, ये सारे के सारे क्या थे, इंटीजर्स, ये सारे के सारे इंटीजर्स थे, है ना, आप पीछे देख लीजिए, ये सारे के सारे क्या हैं, इंटीजर्स हैं, है ना। याद होना चाहिए आपको, पी एंड क्यू आर प्राइम, तो लोग बाग इसको कभी कभी प्राइम इंटीजर भी बोल देते हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं, और प्राइम नंबर वैसे भी इंटीजर्स का ही पार्ट होता है। ठीक, तो बट ए बी पी एंड क्यू आर क्या, इंटीजर्स, तो दिस मीन्स, इसका मतलब कि इंटीजर से ये जो चीजें मिलके बनी हुई हैं 1/2, और ये जो भी लिखा हुआ है a² / b² -p -q, ये क्या होगी, एक इज अ रैशनल नंबर, ये क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा, है ना। ये बात आपको पता होनी चाहिए, और नहीं पता तो बता दे रहे हैं, किसी इंटीजर का स्क्वायर करो, दूसरे इंटीजर का स्क्वायर करो, दोनों को आपस में डिवाइड करो, बदले में एक रैशनल आएगा, रैशनल में से एक इंटीजर माइनस करो या दो इंटीजर माइनस करो, तो भी क्या आएगा, एक रैशनल आएगा। रैशनल में 1/2 का मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि रैशनल मल्टीप्लाई बाय रैशनल, नॉन जीरो रैशनल, तो हमेशा बदले में क्या आएगा, एक रैशनल नंबर ही आएगा। आप इनकी जगह नंबर्स लेके कर सकते हैं, आपको एक रैशनल नंबर मिलेगा, कभी रैशनल नहीं आएगा। ठीक, तो यहाँ पे विच कॉन्ट्राडिक्ट्स दिख रहा होगा, इसने तो कॉन्ट्राडिक्ट ला दिया, क्या, विच कॉन्ट्राडिक्ट्स, कि भैया रूट पी क्यू किसके बराबर है, यानी कि एक इर्रेशनल नंबर किसके बराबर है, एक रैशनल नंबर के बराबर है, ये तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है ये वाली लाइन। ठीक, हेंस अवर अजम्पशन, है ना, हेंस अवर अजम्पशन इज नॉट करेक्ट, है ना, ऐसा भी लिख सकते हैं, हमारा जो अजम्पशन था वो सही नहीं था, देयरफॉर रूट पी प्लस रूट क्यू इज एन इर्रेशनल नंबर, ये भी क्या है, एक प्रकार का इर्रेशनल नंबर ही है। ठीक, ये इस तरीके से छोटे छोटे स्टेटमेंट आप यूज करेंगे, आपका पूरा थ्योरम प्रूफ हो जाएगा। ठीक, चलिए मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, फाइंड 2 इर्रेशनल नंबर, है ना, ध्यान दे के रखिएगा, हमें क्या निकालना है, एक इर्रेशनल नंबर निकालना है, किसके बीच में, √2 एंड √4 के बीच में, है ना। अब देखिए लोगों को लग रहा होगा 2 लिखा, हाँ भाई साहब वो 2 ही लिखा है, तो 2 को चाहे 2 लिखो चाहे √4 लिखो, बात एक ही होती है। ठीक, तो देखिए निकालने का क्या तरीका होता है, तो इसके लिए आपको, है ना, सभी टीचर्स ने ये बता दिया गया होगा कि इफ, है ना, A एंड B आर 2 पॉजिटिव, है ना, ध्यान रखना, 2 पॉजिटिव इर्रेशनल नंबर्स, ध्यान से जो मैं लिख रहा हूं रैशनल ना पढ़ लेना, इफ A एंड B आर 2 पॉजिटिव इर्रेशनल नंबर, देन, है ना, देन रूट AB इज a irrational number, is a irrational number, ना, ये is a irrational number, कैसा irrational number, जो कि कहाँ पे लाई कर रहा है, लाइंग बिटवीन A एंड B, है ना, याद रखना। अच्छा, AB इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ये भी याद रखना, सच दैट AB इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर होगा तो रूट से बाहर आ जाएगा, रूट से बाहर आ जाएगा तो रैशनल हो जाएगा। ठीक, और हम इर्रेशनल की बात कर रहे हैं, सच दैट AB इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, है ना, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि उन्होंने हमसे इर्रेशनल नंबर मांगा है, तो हम रैशनल क्यों लाके देंगे भाई। तो निकालने का क्या तरीका है, यानी कि A की जगह आपको √2 दिया हुआ है, B की जगह आपको √4 दिया हुआ है,
तो आप इन दोनों के बीच का इरेशनल नंबर निकालना चाहते हैं, यानी कि इस तरीके से, एक ये पूरा ए है बेटा, है ना, ये पूरा ए है, रूट के साथ ए है, और ये पूरा का पूरा रूट के साथ बी है। तो इन दोनों के बीच में आने वाला नंबर कैसा दिखाई देगा, वो इस तरीके से देगा कि √2 इंटू √4। देखिए ये लिखा हुआ है रूट के अंदर a इंटू बी। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? अच्छा, इन दोनों को जैसे ही सॉल्व करूंगा तो सबको पता है सर ये तो दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, रूट के अंदर 8, और रूट के अंदर 8 होते ही हमें पता है ये बेसिकली लिखा हुआ है 8 की पावर 1/2, और इसको जब वापस से इसमें चढ़ाऊंगा तो ये हो जाएगा 8 की पावर 1/4। तो बेसिकली हमने देखा कि √2 के बीच में जो नंबर आ रहा है, √2 और √4 के बीच में, ये एक इर्रेशनल नंबर है। ये वाला नंबर कैसा है, एक इर्रेशनल नंबर है। अरे बात समझ में आई कि नहीं? लेकिन यहाँ पे देखिएगा एक बात और ध्यान रखना, हमें कितने निकालने हैं, 2 निकालने हैं। वही तरीका, फिर से वही तरीका अपना दीजिए, है ना। अब मान लो मैं इन दोनों के बीच में निकाल दे रहा हूँ, क्या कि मेरे लिए एक ए हो गया √2 और बी मेरे लिए क्या हो गया भैया, 8 की पावर 1/4। ये ए है और ये बी है, तो इन दोनों के बीच में आने वाला नंबर कैसा दिखेगा, ये मैंने रूट लिया और एक तो √2 लूंगा और एक 8 की पावर 1/4 लूंगा। यदि ऐसा है तो देखिए ये तो कितना है, 2 की पावर 1/2 है और इंटू 8 की पावर 1/4। बेटे ये सेम फैमिली के नहीं, डिफरेंट फैमिली के हैं। ये दोनों सेम फैमिली के थे, है ना, 1/2 1/2, लेकिन ये दोनों सेम फैमिली के नहीं, ये दोनों मल्टीप्लाई नहीं होंगे। तो क्या होंगे, सेपरेट कर सकते हो ऐसे, इस तरीके से ना, इससे ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। रूट को इनमें ले लो तो ये 2 की पावर 1/4 हो जाएगा और ये 8 की पावर 1/8 हो जाएगा, है कि नहीं? इतनी बात समझ में आई? तो हमने रैशनल नंबर निकाल लिए। पहला रैशनल नंबर, ये पहला इरेशनल नंबर तो हमें दिया हुआ है 2, है ना, मेमो से रैशनल निकला, इरेशनल नंबर है। ये भी क्या है, एक इरेशनल नंबर बेटे, है ना। अच्छा सुनना, तो पहला इरेशनल नंबर हमारे पास आया है क्या, ये 8 की पावर 1/4। लेकिन इन दोनों के बीच में आप क्या निकाल चुके हैं, ये तो इसको पहले लिखेंगे 2 1/4 इंटू 8 1/8। ठीक, अगला ये खुद हो जाएगा 8 की पावर 1/4 और फिर तो सीधे जो दिया हुआ है √4। तो आपने 2 इरेशनल नंबर निकाल दिए भाई साहब, ये रहे आपके। ठीक, बहुत ही आसानी से इस तरह के क्वेश्चन अप्रोच हो जाते हैं, आपने समझ लिया होगा। ठीक, तो मेन स्टेटमेंट ये रहा। ये एक तरीके से बेसिकली आप फॉर्मूला भी समझ सकते हैं, छोटी क्लास में भी आपको सिखाया गया होगा, क्लास 9th में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है भैया फाइंड 2 इरेशनल नंबर। फिर से देखिए क्या लिखा हुआ है, इरेशनल नंबर, है ना, रैशनल नहीं बोल रहा। फाइंड 2 इरेशनल नंबर इन द रेंज ऑफ 2 and 3.5। इन द रेंज मतलब इन दोनों के बीच में कहीं पे भी आ रहा हो, क्योंकि दो नंबरों के बीच में तो इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, बात आपको पता है ना, इसलिए जानबूझ के कंफ्यूज किया रेंज। तो परेशान होने की जरूरत नहीं, हमें तो 2 ही निकालने हैं ना, तो हम 2 निकालते हैं भाई साहब। कैसे, तो देखिए इन द रेंज ऑफ 2 and 3.5, तो 3.5, अच्छा ठीक है। तो देखो इस तरीके से कर सकते हैं हमें, है ना, फिर से वही बात है, सेम बात है। ये जो नंबर दिया हुआ है, एक तो 2 दिया हुआ है और एक क्या दिया हुआ है 3.5, है ना, इरेशनल निकालना है, यानी कि √AB। अच्छा, कितने लोग को ये पता है कि बेसिकली मैं इसको तो 2 ही लिख सकता हूँ, 3.5 को मैं √7 लिख दूंगा तो मेरे ख्याल से तकलीफ नहीं होनी चाहिए, है ना। 3.5 बाहर आया होगा, 3.5 बाहर आया होगा, तो 3.5 का स्क्वायर 7, है ना, इस तरीके से सोच सकते हो ना, अप्रोक्सीमेट इतना तो सोच ही सकते हो। ठीक, हालांकि इरेशनल नंबर तुम्हें पता है, ये 7 कभी बाहर नहीं आ पाएगा, अप्रोक्स में बाहर आ सकता है, वैसे बाहर नहीं आएगा। पर अपन को तो बीच का निकालना है ना, समझो बात को, हमें इससे कोई तकलीफ होनी नहीं चाहिए, हमें तो उसके बीच का नंबर चाहिए, और बीच का नंबर भी कैसा है, इरेशनल है, तो और तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो निकालने का वही तरीका कि भैया इनके बीच का नंबर निकालने के लिए ये ले लिया स्क्वायर रूट, ये नंबर रखा 2, है ना, ये मेरे लिए पूरा a है और ये मेरे लिए पूरा क्या है, b है। ये आ गया हमारा नंबर, खत्म, है ना। इसको और सॉल्व करना चाहो तो लिख सकते हो 2 की पावर 1/2 इंटू 7 की पावर 1/4, वो आप लिख सकते हो। हमें 2 निकालने हैं, तो मेरे ख्याल से इतनी बात तो समझ में आ गई होगी, है ना। ये पहला नंबर है और ये हमारा कितना हो जाएगा, 2 की पावर 1/2 इंटू 7 की पावर 1/4, है ना। याद रखना अनलाइक टर्म्स है ना, मल्टीप्लाई ये वाली नहीं होगी, ध्यान रखना। और एक और नंबर क्या है, √7, किसी के भी बीच में निकाल सकते हैं, किसी के बीच में, मान लो इन दोनों के बीच में निकाल लिया, तो फिर वही कि सर पहले तो आप क्या करने वाले हो, पहले इसको लिखोगे 2 को, और ये अगला जो नंबर है 2 की पावर 1/2 और ये जो भी दिया हुआ है इंटू 7 की पावर 1/4। अरे बात समझ में आई कि नहीं? तो आपको पता है क्या करना है कि सर 2 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, ये
2 की पावर 1/2 इंटू 7 की पावर 1/4 और इन दोनों का रूट ले लेंगे, ये हमें बीच का इरेशनल नंबर दे देगा। ठीक है, अब बोलो भैया क्या कर सकते हैं, तो तीनों ही मल्टीप्लाई नहीं होंगे, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 1/2 है ना, मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1/4 मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर 1/8। अब एक और बात बता दूं, क्या एक और तरीका है निकालने का, उसके लिए है ना डिफरेंट मेथड। बोले ये नहीं पसंद आई है तो एक बिल्कुल देसी तरीका। देसी तरीका क्या, एक नंबर आपको दिया है 2, सही बात है, और एक नंबर आपको दिया हुआ है 3.5, सही बात है। इससे पहले इरेशनल नंबर जो पढ़ने वाले हैं, ठीक, तो 2 के बाद वाला जो नंबर है मैं बोल दे रहा हूं, मान लो 2.1 पर सर इरेशनल नंबर तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, तो मैंने कहा बोला कि रिपीट हो रहा है, देखो 1 0 फिर 1 00 फिर 1 000 फिर 1 00 है ना 50, इस तरीके से एंड सो ऑन। और 3.5 से पहले एक और इरेशनल नंबर एज्यूम कर लिया ना, ये एज्यूम कर लिया, डायरेक्ट एज्यूम कर सकते हो आप, पक्का ऐसा कोई ना कोई नंबर तो होगा ही होगा, तो ये भी आप लिख सकते हो। तो 3.1 वो 3.5 है साहब, है ना, और ये दिख रहा है कैसे नंबर है 3.1 0 1 00 1 000 है ना 1 00। अब बात समझ में आई, कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, आपको इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। ठीक, चाहे आप ये वाले तरीके से जाएं चाहे आप ये वाले तरीके से जाएं, दोनों तरीके बिल्कुल परफेक्ट बैठते हैं। चलिए अगला भैया, फाइंड अ नंबर व्हेन इट गेट्स डिवाइडेड बाय 4 5 एंड 6 ऑलवेज लीव्स 3 एज अ रिमाइंडर। अरे बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है साहब, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ना, और इस तरह के क्वेश्चंस आपको करने आने ही चाहिए। ठीक, सबसे पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए कि इन तीनों से डिवाइड होने वाला जो नंबर होगा तो वो निकालने के लिए हमेशा एलसीएम लिया जाता है ना, ये बिल्कुल दिमाग में बैठाइए, पूरे साल आपने किया ही है मेरे ख्याल से। इन तीनों नंबरों से डिवाइड होने वाला जो सबसे छोटा नंबर होगा वो एलसीएम ऑफ 4 5 एंड 6 होगा। ठीक, तो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूं कि रिक्वायर्ड नंबर, लेकिन वो जो एलसीएम होगा है ना, सुनना ऐसे लिख रहा हूं, एलसीएम ऑफ किसका 4 5 और किसका 6 का, ये जो नंबर देगा वो नंबर तो इन तीनों से डिविजिबल होगा। ठीक, डिविजिबल होगा तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0, लेकिन वो ये बोल रहा है कि ऐसा नंबर बताइए जो कि इन तीनों से डिवाइड हो, ऐसा नंबर बताइए जो इन तीनों से डिवाइड हो लेकिन रिमाइंडर कितना बचे 3। तो भैया जो भी नंबर होगा उसमें कितना जोड़ दूंगा, 3 जोड़ दूंगा, खत्म। ठीक, तो बताइए एलसीएम ऑफ 4 5 6 कितना होगा, तो मेरे ख्याल से सबको पता है भैया कि 4 के फैक्टर कितने 2 की पावर 2 है ना, 5 को मैं कुछ उखाड़ नहीं सकता, 5 की पावर 1, और 6 के लिए मैं लिख सकता हूँ सिर्फ 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1। और जब मुझे निकालना होता है एलसीएम ऑफ 4 5 6 तो एलसीएम में सारे फैक्टर लिए जाते हैं, तो मुझे कौन कौन की शक्ल दिखाई दे रही है, एक 2 दिख रहा है, एक 3 दिख रहा है और एक 5 दिख रहा है। इन सब की मैक्सिमम पावर लेनी होती है, तो 2 की मैक्सिमम पावर 2 दिख रही है, बाकी इन सबकी तो 1 1 है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा भैया, देखिए करने का भी एक तरीका होता है, 2 का स्क्वायर है तो 1 2 और 1 5 मिलके क्या हो गए 10, ऐसा ही बात है कि नहीं, 1 2 और 1 5 मिलके क्या हो गए 10 हो गए। अब बचा है 1 2 और 1 3, तो 2 3 जा कितना 6, तो 6 10 जा कितना भाई साहब 60, तो ये हमें जो दे रहा है ये दे रहा है 60 और प्लस कितना 3, तो क्वेश्चन के हिसाब से हमारा आंसर आ गया है 63, है ना। आप करके भी देख सकते हो, जैसे मैंने ये लिया 63 और डिवाइड पेल दिया, किससे मान लो मैंने 5 से करा, 5 से करा तो 5 1 जा 5, जैसे ही करूंगा यहाँ पे आ जाएगा 1, ये नीचे उतरेंगे भाई साहब, नीचे उतरेंगे तो कितना करूंगा 5 2 जा 10, जैसे करूंगा तो ये 3 मेरे लिए क्या आ गया, देखिए रिमाइंडर, नहीं आई बात समझ में। तो 63 एक ऐसी संख्या है जो कि 4 5 और 6 से जब डिवाइड होगा तो हमेशा रिमाइंडर कितना छोड़ेगा, 3 रिमाइंडर छोड़ देगा। ठीक, बात समझ में आई कि नहीं आई, है ना। ऐसे एक और से 4 से डिवाइड करके देख लो भैया लो, 63 4 1 जा 4 है ना, कितना बचा 2, अरे बात समझ में आई कि नहीं, और कितना करेंगे 4 5 जा 20, फिर से देखिए रिमाइंडर कितना बचा 3। मेरे ख्याल से आपके बात दिमाग में बैठ गई होगी कि सर क्या कहना चाह रहे हैं, है ना। उसी तरीके से यदि मैं 6 से डिवाइड मारूंगा तो सामने ही दिख रहा है आंसर, फिर भी अब लिख ही दें जब 2 लिख ही दिया है तो, है ना। तो देखिए कितना भैया 6 10 जा 60, कितना बचा 3 विल बी द रिमाइंडर। तो क्वेश्चन के बिल्कुल भैया आपको समझना है कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। हालांकि हमेशा इस तरह के क्वेश्चन में एलसीएम निकाला जाता है, आप ऐसा भी सोच सकते हैं, पर जितना हो सकेगा थ्योरी को समझेंगे ना तो क्वेश्चन यदि बदलता भी है तो आप उसको अप्रोच कर पाएंगे।
ठीक, तो ये इस तरीके से आपने अप्रोच कर दिया, आपने आंसर निकाल दिया 63 इज द नंबर विच इज डिवाइडेड बाय 4, 5 एंड 6 एंड लीव्स द रिमाइंडर ऑलवेज 3। ठीक, अगला क्वेश्चन आपके सामने, राइट वन रैशनल, है ना, देखना यहाँ पे एक रैशनल बोल रहा है और एक इररेशनल बोल रहा है, किनके बीच में, 0.25 के बीच में और 0.32 के बीच में। बहुत ही आसान सा सवाल है, मेरे ख्याल से किसी बच्चे को यहाँ पे तो तकलीफ होने वाली नहीं है। ठीक, एक नंबर ये मैं लिख रहा हूँ 0.25, एक नंबर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 0.32। ठीक, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ रैशनल नंबर की। तो रैशनल नंबर 0.25 के बाद मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ, 0.2 है तो 0.3 ले सकता हूँ, रैशनल नंबर 0.3, खत्म कर दिया, अरे खत्म कर दिया, 0.3 एक रैशनल नंबर हो गया, लो खत्म। अच्छा, अगला मैं बात कर रहा हूं एक इररेशनल नंबर की, याद है ना इररेशनल नंबर को लिखने के तरीके, है ना, शॉर्टकट में ऐसे लिखा है। तो 0.32 है तो मैं लिख रहा हूं 0.303003000, अरे समझ में आई, 300, याद आ गया होगा, एंड सो ऑन। तो ये इररेशनल नंबर निकाल दिया, लीजिए खत्म हो गया, है ना। आसान से क्वेश्चन है, आप जितना अच्छे से अप्रोच कर पाए, है ना, जितना आप आसानी से सोचें, ज्यादा प्रेशर मत लें भैया, प्रेशर तो बड़ा खतरनाक होता जा रहा है बच्चों के बीच में। ठीक, तो 0.25 के बीच में और 0.32 के बीच में एक रैशनल लिख दिया और एक इररेशनल लिख दिया, है ना। आप इसको 0.30 या 301 भी लिख सकते हो, है ना, आपकी इच्छा। चलो, तो ये हो गया एक क्वेश्चन। अगले पे बात करें, प्यारे प्यारे क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन भैया, ये भी क्वेश्चन आपने छोटी क्लासेस में सीख के रखा हुआ है ना। क्या है, इन दोनों को जोड़ना है, डायरेक्ट ना जोड़ देना, बोले 8 और 3, ना ऐसे नहीं जोड़ना। जोड़ने के तरीके में इससे क्या होगा, आपका है ना 9th क्लास का भी थोड़ा सा याद आ जाएगा आपको। हम क्या करते थे, ऐसे नंबर को, है ना, सपोज मैं इसमें से इस वाले पोर्शन को अलग से एज्यूम करता था, हालांकि मुझे पता है कि इसका आंसर क्या आने वाला है। क्यों? क्योंकि हमें डायरेक्ट भी अब याद हो गया होगा, आपने 9th में इसको डायरेक्ट निकालना भी सीख लिया होगा। फिर भी देखिए, तो पॉइंट के बाद जितने भी नंबर रिपीट हो रहे होते हैं, है ना, यानी कि ये लिखा हुआ है एक्चुअली में 0.686868 एंड सो ऑन। ठीक, तो पॉइंट के बाद जो नंबर रिपीट हो रहे होते हैं उतने का हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो पॉइंट के बाद 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं तो हम पूरी इक्वेशन में कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये भाई साहब हो जाएंगे 100x, है ना, और ये पॉइंट, है ना, इस तरीके से यहाँ पीछे उछल जाएगा, है ना, पीछे निकल लेगा। तो ये हो जाएगा कितना, 68.6868। याद रखना, पॉइंट के बाद नंबर्स को उनके नाम से पढ़ा जाता है, 68 नहीं बोलते। ठीक, इस तरीके से एंड सो ऑन। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 68.68 बार। अब दोनों सेम हो गए होंगे, देख रहे होंगे। तो हमें पता है कि हम क्या करेंगे, मान लो मैंने इसको नाम दे दिया, ये वाले पोर्शन को, है ना, ये वाले पोर्शन को, इसको आप उस समय इक्वेशन 1 नाम देते थे, याद आ रहा होगा, है ना। क्योंकि मैं इसमें बेफालतू ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, आप सबको ये बात पता है। और ये वाली पोर्शन है ना, ये 100x लेके और ये वाली लाइन को, है ना, ये बीच वाले पोर्शन को यदि उड़ा दिया जाए, ये मेरे लिए हो गई इक्वेशन नंबर 2, है ना, बीच वाली लाइन को हटा के, क्योंकि सेम ही बात है। तो हम क्या बोलने वाले हैं भैया, याद होगा, इक्वेशन 2 में से सब्ट्रैक्ट कर देते थे इक्वेशन नंबर 1 को, है ना। तो लेफ्ट और लेफ्ट को सब्ट्रैक्ट करते थे, तो 100 में से एक x जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा कितना, 99x। अरे याद आ रहा होगा, इसमें दिक्कत नहीं है। और 68.68 बार में से 0.68 बार जाएगा, तो कितना बचेगा, 68, जहाँ पे हमें x क्या दे देगा भाई साहब, 68 अपॉन में 99। अरे बात समझ में आई कि नहीं। तो वही मैं बोल रहा था, डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो उसी तरीके से, है ना, उसी तरीके से आप कर सकते हैं, मैंने आपको बता दिया है। सिमिलरली जो हमारे पास, सपोज इसको मैंने y मान लिया ना, इसको मैंने x ले लिया, तो ये मेरे लिए क्या है, सपोज y। तो जो y है मैं उसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ कितना, 73/99। आप सॉल्व कर लेना, ऐसे ही आएगा, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक, अब हमसे जो पूछ रहा है, हमसे तो भैया बंदा पूछ रहा है कि भैया आप x को और y को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। तो x मेरे पास कितना है, 68/99, और y कितना है भाई साहब, 73/99। एलसीएम दोनों का कितना है, सेम है, 99, है ना। तो ये 8, 3 और 1 11 की हासिल है, 1 7 7 14, ये 141 डिवाइडेड बाय 99। इसको जब अपन सॉल्व करेंगे, देखिए जब न्यूमरेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है तो उसे मिक्स फ्रैक्शन के रूप में लिखा जा सकता है। तो ये आएगा 142.99, है ना, एक ही बार जा सकता है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, याद आ रहा होगा, है ना। तो ये 1 प्लस, इसको आप लिखना सीखे थे 42/99, याद आ रहा होगा।
ठीक। और हमें पता है कि ये देखिए, जरा ध्यान से देखिए, 73/99 है, तो 99 यदि वापस बदलेगा पॉइंट में तो क्या आएगा 0.73 बार। उसी तरीके से 42/99 है, दिख रहा है 42/99, तो ये किसमें बदल जाएगा भाई साहब, ये बदल जाएगा 0.42 के ऊपर बार। सही बात है। अब जब इन दोनों को जोड़ूंगा तो फाइनल आंसर आएगा 1.42 बार। दिस इज माय फाइनल आंसर। तो इन दोनों को जोड़ने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है 1.42 के ऊपर बार। अरे बात समझ में आई कि नहीं? अब देखिए यहाँ पे डायरेक्ट जोड़ते तो क्या लिखते, 8 9 10 11, यहाँ पे आखिरी में 1 आ रहा होता। ऐसे डायरेक्ट नहीं जोड़ना है, उनको इस तरीके से ओपन कर लेना है। कई बार थोड़े अलग तरीके के भी नंबर आपको फेस हो सकते हैं, आपको ओपन करना आना चाहिए। ठीक, चलिए अगला सवाल ये रहा भैया, बहुत इंपॉर्टेंट। प्रूफ ऑफ इर्रेशनैलिटी में ही आपने ये सवाल देखा होगा, फिर भी है ना, हम रिवीजन में हैं, क्रैश कोर्स भी है हमारा एक तरीके से, तो हम इसको देख ले रहे हैं। क्या बोल रहा है, लेट ए बी सी के, है ना, रैशनल नंबर दिया है, ये रैशनल नंबर है, सच दैट के इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। देखिए परफेक्ट क्यूब नहीं है मतलब इर्रेशनल नंबर है, परफेक्ट क्यूब नहीं है मतलब इर्रेशनल नंबर है। कैसे सर? सुनना, परफेक्ट क्यूब नहीं है तो पहले तो आप उसको नंबर एज्यूम करो, कोई एक नंबर है, ठीक। लेकिन जिस दिन परफेक्ट क्यूब नहीं है और मैं उसका क्यूब रूट ले लूं, सुनना बात को, जैसे आपने सुना होगा कि यदि 4 ले रहा हूं और 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है, 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक, 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो यानी कि मैं इसका स्क्वायर रूट लूंगा तो ये बदले मुझे रैशनल दे देगा भैया। 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है तो ये बदले मुझे क्या दे देगा, एक रैशनल दे देगा। अच्छा, ए जो 8 है, मैं बोल रहा हूं 8 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, 8 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो जिस दिन मैं इसका स्क्वायर रूट लूंगा तो ये बदले में मुझे 2√2 दे के लटका देगा कि भैया मैं एक इर्रेशनल हूं। बात समझ में आई? उसी तरीके से मान लो मैंने बोला एक नंबर ले लेते हैं 27, क्या ले लिया 27, और मैं बोल रहा हूं 27 एक परफेक्ट क्यूब है, परफेक्ट क्यूब है, तो जिस दिन मैं इसका क्यूब रूट लूंगा ना, ये बदले मुझे आंसर क्या दे देगा, 3। अरे बात समझ में आई कि नहीं? लेकिन मैं बोल रहा हूं भैया 28, और मैं बोल रहा हूं 28 एक परफेक्ट क्यूब नहीं है, परफेक्ट क्यूब नहीं है, यानी कि जिस दिन मैं इसका क्यूब रूट लूंगा ये मुझे लटका देगा, ये मुझे बदले में क्या कर देगा, 28 की पावर 1/3 यानी कि एक इर्रेशनल में ले जाके फेंक देगा। तो जब ये लाइन लिखी होती है ना तो ऐसे मीनिंग समझनी होती है इस तरीके से कि k इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, यानी कि k यदि परफेक्ट क्यूब नहीं है तो जिस दिन k मुझे कहीं भी दर्शन देगा और मैं उसका यदि क्यूब रूट ले रहा हूंगा और क्यूब रूट लूंगा तो क्या हो जाएगा, अपने आप में इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। और इर्रेशनल नंबर कभी 0 के इक्वल नहीं होते, ये भी ध्यान रखना है ना, इर्रेशनल नंबर कभी क्या नहीं होते, 0 नहीं होते, इन बातों का ध्यान रखना। चलिए करते हैं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा डिजाइन बदल दें कलर का। अब देखना, तो ए बी सी के रैशनल नंबर है ना, और देखो तुमने देखा होगा अंदर वाले सारे नंबर रैशनल ही है, यहाँ पर नहीं, सारे रैशनल नंबर है ना, लेकिन इनमें से कोई परफेक्ट स्क्वायर है, कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, कोई परफेक्ट क्यूब है, कोई परफेक्ट क्यूब नहीं है ना। बात समझ में आ रही ना, क्वेश्चन पढ़ना आना चाहिए। सच दैट के इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, यानी कि के यदि परफेक्ट क्यूब नहीं है तो जिस दिन मैं को यदि उसका कभी क्यूब रूट लेना पड़ा तो क्यूब रूट लूंगा तो हमेशा वो एक इर्रेशनल प्रोवाइड करेगा। अच्छा, अब ये दे रहा है कि इफ दिस थिंग इज इक्वल टू 0, ये जो फलाना चीज दी हुई है किसके बराबर है, 0 के बराबर है, तो हमें साबित करना है कि ए बी सी जो इनका ये दोनों का कॉफिशिएंट और ये जो ए लिखा हुआ है ये तीनों किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो देखिए करते हैं भैया, है ना, प्रूफ दैट का ही क्वेश्चन एक तरीके से, तो लीजिए प्रूफ लिख लीजिए, प्रूफ दैट का क्वेश्चन है, प्रूफ ले लेंगे। क्या करेंगे भैया, इसमें लेते हैं, है ना, जो गिवन है उससे शुरू करते हैं, है ना, आपने किया भी होगा, मैं बोला ना, मैं आपको याद दिला रहा हूं क्योंकि क्रैश कोर्स है तो मैं चाहता हूं हमारे बच्चों का बहुत रिजल्ट अच्छा जाए, इस तरीके से गिवन है, ठीक। पूरी इक्वेशन में k की पावर 1/3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, है ना, लिख भी दे रहा हूं, चलिए, है ना, मल्टीप्लाइंग बाय k 1/3 बोथ साइड्स, बोथ साइड लिखने की हालांकि आवश्यकता नहीं होनी चाहिए थी, वो तो 0 ही है। तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये a k की पावर 1/3 प्लस b k की पावर 2/3 हो जाएगा, ये है ना 2/3, और प्लस c k बचेगा बराबर 0। जिसको नहीं समझ में आया वो इधर आ जाओ भैया, कि भैया b k की पावर 1/3 है ना, और b k की पावर 1/3 में मल्टीप्लाई किससे किया मैंने, k की पावर 1/3 से किया। तो आपने सुना होगा कि बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है।
ठीक। और ऐसा करते ही यहाँ पे एलसीएम तो सेम है, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा भाई साहब 2, तो ये मुझे दे देगा बी के 2/3। बात समझ में आई होगी। उसी तरीके से एक लिखा हुआ है बी के की पावर 2/3, है ना। और बी के की पावर 2/3 में मैं जैसे ही के की पावर 1/3 का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा बी के की पावर, है ना, क्योंकि बेस सेम है तो पावर क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी, 2/3 + 1/3। ऐसा करते ही ये हो जाएगा बी के, एलसीएम सेम है तो ये हो जाएगा 2 + 1, और मुझे दे देगा बी के की पावर कितना 3/3। ये दोनों कट जाएंगे तो बचेगा सिर्फ बी के सी के जो भी लिखा हुआ है, ठीक। यहाँ पे सी के लिखा है तो सी के बचा, वहाँ बी के से हमने समझाया है ना, वो सिर्फ रफ वर्क है समझाने के लिए। तो ये देखिए ये आ गया इस तरीके से। क्वेश्चंस करना है ना बहुत सोच समझ के, है ना। ये 2/3, सपोज मैंने इसको नाम दिया फर्स्ट और इसको नाम दिया सेकेंड, ठीक। तो अब मैं क्या करने वाला हूं देखिए, है ना, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय बी एंड इक्वेशन सेकेंड बाय सी, देन सब्ट्रैक्ट इट। फिर इसे क्या करो, सब्ट्रैक्ट करो। तो देखो पहले तो मल्टीप्लाई कर दो, पहली वाली इक्वेशन में कितना हो जाएगा भैया, इससे आप b का मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये हो जाएगा ab, है ना। ये हो जाएगा b² k की पावर 1/3 प्लस ये हो जाएगा bc k की पावर 2/3 बराबर में कितना 0। इसमें आप मल्टीप्लाई कर रहे हो c का तो ये हो जाएगा कितना भाई साहब ac, है ना, ac हो जाएगा ना, देख लेना, हाँ ac k की पावर 1/3 और प्लस ये यहाँ पे bc k की पावर 2/3 प्लस बाप रे कितना है c², है ना, c से मल्टीप्लाई किया तो c² k बराबर कितना भैया 0। अब फिर सब्ट्रैक्ट भी कर देना है, तो सब्ट्रैक्ट करना है मतलब क्या करेंगे भैया कि हम लिखने वाले हैं इस तरीके से ab प्लस b² k की पावर 1/3 प्लस bc k की पावर 2/3, है ना। ये पूरा सब्ट्रैक्ट होगा, लेफ्ट से माइनस होता है और राइट से माइनस होता है ना। आपने एलिमिनेशन लगाया, ये जो भी लिखा हुआ है ए सी के बड़ा भयानक सा लिखा है मालूम है मुझे, बी सी के की पावर 2/3 और ये प्लस c² k, है ना। ये 0 - 0 तो 0 ही बचेगा। अच्छा अब कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, ये और ये दिख रहा होगा, बी सी के 2/3 ये नेगेटिव हो जाएगा जिस दिन माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा। अच्छा और क्या, के की पावर 1/3 को कॉमन ले रहे हैं ना, तो देखिए इनमें से b² माइनस ac और ये बच रहा है के की पावर 1/3 प्लस, और क्या बचा है, मेरे ख्याल से उन दोनों में कुछ भी खास कॉमन नहीं आ रहा है ना। और हम के की पावर 1/3 को कॉमन ले चुके हैं, तो ठीक है इनको लिख देते हैं भैया, ये जो भी लिखा हुआ है c² k और प्लस का कितना भैया ab, ठीक। और बराबर में क्या चल रहा है 0। अच्छा अब जरा सोच पाओ तो, है ना, एक ये टर्म, ठीक, और मैं इसको कंबाइन किए ले रहा हूँ, कंबाइन टर्म, है ना, जानबूझ के पूरा, क्योंकि इसमें कहीं पे भी 1/3 2/3 नहीं आ रहा है, यहाँ पे 1/3 आ रहा है। अब 2 नंबरों या 3 नंबरों का सम क्या आ रहा है 0। इसका मतलब तो ये तभी हो सकता है जब ये भी 0 हो और ये भी 0 हो। अरे बात समझ में आई कि नहीं, जो लाइन बोली है ना, मैथ्स पढ़ रहे हैं अपन, थोड़ा थ्योरी भी बहुत यूज होती है। 2 नंबर्स का सम यदि 0 है यानी कि वो खुद भी आपस में क्या है 0। लेकिन यहाँ पे मैं जो लिखने वाला हूँ हो सकता है वो तुम्हें पचे ना कि b² माइनस ac बराबर 0। क्यों सर, ये क्यों नहीं लिखा, क्योंकि याद रखो के उन्होंने बोल के रखा है के परफेक्ट क्यूब नहीं है, और के परफेक्ट क्यूब नहीं है तुमने उसका क्या ले लिया क्यूब रूट, तो के परफेक्ट क्यूब नहीं है और तुमने उसका क्यूब रूट ले लिया यानी कि पक्का वो क्या हो गया इर्रेशनल, और इर्रेशनल नंबर कभी भी 0 नहीं होता। समझ में आई बात। तो सर इसको 0 बनाने के लिए किसका 0 होना कंपलसरी है, सिर्फ इसके कॉफिशिएंट का 0 होना कंपलसरी है। अरे बात समझ में, इसलिए लिख दिया b² माइनस ac बराबर 0, ठीक। अच्छा बीच में और नहीं लगाएंगे, बीच में एंड लगाएंगे क्योंकि यहाँ प्लस लगा हुआ है ना, ध्यान रखना वो फैक्टर्स में होते हैं आइदर दिस। अच्छा और ये वाली चीज को भैया 0 कर दो, क्या c² k और अच्छा अपन ने यहाँ माइनस साइन नहीं लगाया ना, हाँ माइनस साइन नहीं लगाया, इसको ढंग से लिख दें, माइनस साइन नहीं, सब में प्लस प्लस हो रहा है। देखो क्या है ये है ab, क्योंकि ये माइनस का हो जाएगा c² k, है ना। कई बच्चे सोच रहे हैं गलत हो गया, है ना, कोई बात नहीं सुधार दिया। तो यहाँ पे ab माइनस c² k
ए बी माइनस सी स्क्वायर के जो होगा प्रिंटिंग मिस्टेक है ना, प्रिंटिंग मिस्टेक। अब देखो यहां से देखा जाए तो बी स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, ए सी के बराबर हो जाएगा, और यदि इससे बात करी जाए तो ए बी किसके बराबर हो रहा है भाई साहब, सी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा ना, इक्वल टू 0, तो उधर उधर खिसका दिया अपन। अब क्या करें भैया, अब कुछ समझ में आ रहा है क्या, कोई तरीका जो हमें किसी काम का। देखो मैं इस वाले को यदि देखूं ऑन स्क्वायरिंग, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर रहा हूं, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दूंगा तो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा और ये सी की पावर 4 और के स्क्वायर हो जाएगा। सर क्यों किया, क्योंकि देखो ऐसा करने से मुझे यहाँ बी स्क्वायर दिखाओ, बी स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ए सी। ठीक, तो ये ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की जगह क्या रख दिया, ए सी, बराबर में सी की पावर 4 और के किया स्क्वायर। ऐसा करते ही साथ ये हो जाएगा ए क्यूब सी बराबर में सी 4 के स्क्वायर। सही बात है। यदि ऐसा है तो अब इसमें ये कर ले रहे हैं ए क्यूब सी माइनस सी 4 के स्क्वायर बराबर कितना, 0, है ना। और यदि ऐसा है तो इन दोनों से कुछ कॉमन आ रहा है, सी कॉमन आ रहा है ना, तो ए क्यूब माइनस सी क्यूब के स्क्वायर और ये सी बराबर कितना, 0। अब ये हमने फैक्टर्स निकाल दिए, अब आपको पता ये फैक्टर्स है। तो अब हमें पता है इसमें लिखने का क्या तरीका होता है कि इधर ए क्यूब माइनस सी क्यूब के स्क्वायर किसके बराबर है, 0 के बराबर है ना। अरे बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अच्छा बच्चों आपने नोट कर लिया होगा, अपने को जगह की आवश्यकता है ना, तो ये मैं मिटा रहा हूं, है ना, आशा आपने लिख लिया हो। ना कौन दूसरे पेज में जाए, नहीं आपको समझाने के लिए था, आप समझ गए, समझदार बच्चे हैं आप सभी। देखिए तो ये मुझे दे रहा है ए क्यूब बराबर में कितना, सी क्यूब के स्क्वायर, इस तरीके से कुछ दे रहा है। अब कुछ कर सकते हैं क्या, अच्छा और यहाँ पे लिखना भूल गए, और c बराबर कितना, 0, है ना, आइदर दिस इज इक्वल्स टू 0 और c इज इक्वल्स टू 0। अब देखो कुछ सोचो, यदि सोच पाओ तो, है ना, सोचने के लिए बहुत ज़रूरत है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे अपन कर दे रहे हैं कितना, ए क्यूब बाय सी क्यूब, है ना, इसको नीचे ला रहे हैं दोनों में, और ये हो जाएगा अपना के स्क्वायर, ऐसा लिख दूं। यदि ऐसा है तो टेकिंग क्यूब रूट बोथ साइड्स, टेकिंग क्यूब रूट, तो क्यूब रूट लेंगे तो k की पावर ये हो जाएगा 2/3, और ये सबको पता है कि a/c बचेगा, इतना तो आता है ना, है ना, अपन स्टैंडर्ड मैथ्स पढ़ रहे, इतना आता है ना सबको। ये अरे ये देखो भैया कहाँ बता दें, इसके बारे में बता दें कि ये ए क्यूब बाय सी क्यूब दिया है, फिर तुमने ए बाय सी का इसको होल क्यूब कर लिया होगा। अब क्यूब रूट लेने का मतलब ये है कि ए बाय सी का होल क्यूब है और ये तुमने ऐसा क्यूब रूट लिया हुआ है, तो क्यूब रूट से क्यूब कट जाता है, बचता है सिर्फ ए बाय सी, हालांकि कटता नहीं है, कटना बोलना सही नहीं होता है ना, तो इस तरीके से ये बचा। अच्छा अब मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल। क्यों भैया, क्यों बता रहे हैं, परेशान नहीं होइए। उन्होंने बोला ए और सी क्या है, रैशनल नंबर है, ए और सी रैशनल नंबर है, तो रैशनल डिवाइडेड बाय रैशनल है और सारे नॉन जीरो रैशनल नंबर है, तो ये बदले में एक रैशनल नंबर आएगा। पर यहाँ पे k की पावर 2/3 और k उन्होंने बोला है परफेक्ट क्यूब नहीं है, और उसका एक तरीके से क्यूब रूट लगा हुआ है, क्यूब रूट लगा हुआ है, यानी कि क्या है, एक इररेशनल, और इररेशनल और रैशनल कभी बराबर नहीं हो सकते, है ना। तो एज a/c इज रैशनल, a/c क्या है, रैशनल, है ना। अच्छा और ये चीज मिटा दें अपन, है ना, अपने को इसकी जरूरत नहीं है ना, समझ में आ रहा है ना बच्चों, इस तरीके से ना, ये हमारे काम का नहीं है। अच्छा तो भैया देखिए, है ना, बस सॉल्व भी हो गया, खत्म हो गया। एज a/c क्या है, रैशनल है, एंड k की पावर 2/3 इज इररेशनल, है ना, ये बात ध्यान रखना, यानी कि ये चीज तो पॉसिबल नहीं है। क्या चीज पॉसिबल नहीं है, इस चीज का जीरो होना पॉसिबल नहीं है, यानी कि ए क्यूब माइनस सी क्यूब के स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू 0, है ना, ये चीज 0 के इक्वल नहीं है जो हमने लिखा है कि या तो ये संख्या 0 है या तो ये संख्या 0 है, तो ये संख्या तो मना कर दी भैया, मैं तो 0 नहीं हूं, तो हम किससे बात करेंगे, अदर से, है ना। सो नाउ यूजिंग c बराबर 0,
तो अब हम c बराबर 0 से काम चलाएंगे। ठीक, c बराबर 0 जो है तो उसमें यहाँ पे रख के देखते हैं, है ना, ये हमारे यहीं से तो हमने शुरुआत करी थी, इसको हमने सॉल्व करना शुरू किया। देखो इसलिए मैंने इसको अलग से लिखा है कि भैया हमारी गाड़ी इन दोनों पे अटक गई थी कि अब क्या करें। तो हमने यहाँ से रास्ता निकाला, रास्ता निकाला, रास्ता निकाला, निकालते निकालते उसने बोला भैया कि ये वाली कंडीशन मिलके दो कंडीशंस को ला रही थी, जिसमें से एक मना कर रही कि मैं 0 नहीं हूं, दूसरी बोल रही कि मैं तो डायरेक्ट क्या हूं 0। तो मैं सीधे c बराबर 0 इस्तेमाल कर रहा हूं, c बराबर 0 इन b स्क्वायर बराबर ac। तो c जैसी 0 रखूंगा तो b स्क्वायर बराबर क्या बचेगा 0, यानी कि b की वैल्यू क्या आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी 0। अरे बात समझ में आई कि नहीं? अच्छा, अब c मिल गया 0, b भी मिल गया 0। तो अब ये जो हमारे पास इक्वेशन 1 थी ये रखी हुई है सामने। ठीक, तो फ्रॉम फर्स्ट पुट b एंड c, है ना, ऐसे नहीं, पुट b बराबर 0 एंड c बराबर 0। तो रखिए, जैसे b की जगह 0 रखेंगे 0, c की जगह 0 रखेंगे 0, तो a क्या आ जाएगा ऑटोमेटिक, वी गेट a बराबर 0। इसका मतलब कि ऐसी कंडीशन में a, b और c तीनों ही क्या आ रहे हैं 0, हैंस प्रूव्ड, है ना। अरे दिक्कत तो नहीं, बड़े ही सिंपल शब्दों में जा रही है बातें। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं क्या से क्वेश्चन समझ में आएगा, दोबारा से प्रैक्टिस करिएगा, लिखेंगे समझ में आएगा। ठीक, ये पूरा जो तामझाम किया गया था ये समझने के लिए था कि ये कंडीशन हमें क्या क्या दे सकती है। दो चीजें दे रही थी जिसमें से एक ने मना कर दिया, दूसरे ने अलाउ किया। तो ये भैया, ये फलाने भैया बिल्कुल 0 तभी होंगे जब हम कौन सी कंडीशन इस्तेमाल करेंगे, इसके अंदर जो दो कंडीशन छुपी थी उसमें से वाली कंडीशन जब इस्तेमाल करेंगे। और हमें तो प्रूव करना था तो हमने प्रूव कर दिया। सर ये सारी चीजें लिखनी पड़ेंगी प्रूफ में? हाँ बेटे, सारी चीजें लिखनी पड़ेंगी। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ये भी प्रूफ ऑफ इर्रेशनैलिटी का एक अच्छा क्वेश्चन है ना। प्रूफ दैट लिखा हुआ है क्योंकि दिख रहा होगा, है ना। क्या बोल रहा है, ए बी सी डी बी पॉजिटिव रैशनल है, सारे के सारे रैशनल है, सच दैट a प्लस रूट बी इज इक्वल टू c प्लस रूट डी। ठीक, देन प्रूव दैट आइदर a बराबर c और एंड b बराबर d। देखो ये दोनों कंडीशन साथ में हो रही हैं और ये वाली कंडीशन साथ में हो रही है। ठीक, और बीच में क्या लगा हुआ है और, यानी कि या तो ये वाला या तो ये वाला, है ना, वो फैक्टर्स जैसे होते हैं। तो चलिए हमें जो गिवन है उस पर चर्चा कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और हमें प्रूव करना है कि ए सी और बी और डी बराबर है, और या फिर बी और डी दोनों क्या है, स्क्वायर्स ऑफ रैशनल है, स्क्वायर्स ऑफ रैशनल है। ठीक है, यदि ए बी और डी स्क्वायर्स ऑफ रैशनल हैं तो सोचिएगा, बी यदि स्क्वायर ऑफ रैशनल है, किसी रैशनल नंबर का स्क्वायर, हिंदी में किसी रैशनल नंबर का स्क्वायर है, तो रूट से बाहर आ जाएगा, रूट से बाहर आ जाएगा। और डी भी यदि, क्योंकि भैया बी और डी एंड लगा हुआ, एंड का मतलब दोनों, या तो दोनों ही रैशनल स्क्वायर ऑफ रैशनल होंगे या तो नहीं होंगे, है ना। ये नहीं कि एक हो रहा है एक नहीं हो रहा। ठीक, इस तरीके से बोल रहे हैं। या फिर ए और सी दोनों, यदि ए और सी बराबर है तो बी और डी भी पक्का क्या होंगे, बराबर। तो वही करने वाले हैं अपन कि गिवन हमें क्या है, ए प्लस रूट बी बराबर सी प्लस रूट डी। मेरे ख्याल से आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा क्या बोल रहा है। अब देखिएगा क्या बोल रहा है कि हम बोलते हैं यदि a किसके बराबर है, c के बराबर है, तो a c के बराबर है तो मैं a की जगह क्या रख दूंगा, c, यहाँ पे क्या रख दूंगा, c दिख रहा होगा, तो c प्लस रूट बी बराबर c प्लस रूट डी। ऐसा करते ही c से c कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा रूट b बराबर रूट डी। दोनों तरफ स्क्वायरिंग करूंगा यदि, है ना, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करूंगा ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक, तो हमें पता है b बराबर क्या आ जाएगा, d। तो बिल्कुल सही बात है कि यदि a c के बराबर होगा तो b ऑटोमेटिक किसके बराबर हो जाएगा, d के बराबर होगा। अब समझ में आया कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं इस तरीके से। अब बात करेंगे तो या तो ये दोनों बराबर हैं तो ये भी बराबर हो गया, और वो वाली कंडीशन निकालने के लिए वो बंदे ये कहना चाह रहे हैं कि ये बराबर वाली कंडीशन थी, यानी कि ये वाली कंडीशन बराबर नहीं है, यानी कि इस कंडीशन में a c के बराबर नहीं है और b d के बराबर नहीं है, और बराबर नहीं है तभी तो b और d क्या आ रहे हैं, आपस में स्क्वायर ऑफ रैशनल आ रहे हैं। तो हम बोल रहे हैं तो इफ a इज नॉट इक्वल्स टू c, यदि a c के बराबर नहीं है, देन देयर एग्जिस्ट, इसको क्या पढ़ते हैं, देयर एग्जिस्ट, लिख लेना, देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव रैशनल, देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव रैशनल सच दैट। तो फिर कुछ तो अंतर होगा, क्या अंतर होगा कि a बराबर c प्लस के लिख दूं,
ए बराबर सी प्लस के लिख दूं, यानी कि ए और सी में कुछ तो अंतर होगा, सी बड़ा होगा या ए छोटा होगा, कुछ तो हो रहा होगा। तो अभी हमने ये मान लिया और पॉजिटिव लिया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, अननोन क्वांटिटी है तो यानी कि सबके लिए ट्रू हो जाएगी ये बात। तो ए बराबर सी प्लस के, तो फिर से ये जो हमें इक्वेशन गिवन थी, क्या इक्वेशन गिवन थी, ए प्लस रूट बी बराबर में क्या दिया हुआ था, सी प्लस रूट डी, दिख रहा है। तो मैं यहाँ पे ए की जगह रखने वाला हूँ कितना, सी प्लस के प्लस रूट बी बराबर में सी प्लस रूट डी। अरे बात समझ में आई, सी से सी कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा के प्लस रूट बी बराबर में कितना, रूट डी। अब ये बात अटकी जैसे पिछले क्वेश्चन में अटकी थी, है ना, ये वाली बात कि भैया ये दोनों संख्याएं आपस में बराबर है कि नहीं। देखते हैं, है ना, कुछ मैथमेटिकल अप्रोच लगाते हैं जैसे लगाई थी। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, मैं दोनों तरफ क्या कर रहा हूं, स्क्वायरिंग कर रहा हूं। स्क्वायरिंग करूंगा तो ये मेरे को ऐसा दिखाई देगा के प्लस रूट बी का होल स्क्वायर और बराबर में यहाँ पे दिखाई देगा रूट डी का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा भाई साहब के स्क्वायर प्लस बी प्लस 2k रूट बी। अरे बात समझ में आएगी नहीं, और ये हो जाएगा कितना भैया, डी। ऐसा करते ही हम यहाँ पे इसे जानते हैं कि मैं 2k रूट बी को यहीं रहने दे रहा हूं और ये d माइनस के स्क्वायर माइनस बी ऐसा लिख दे रहा हूं। ऐसा करते ही मेरे पास आ रहा है रूट बी बराबर d माइनस के स्क्वायर माइनस बी अपॉन में कितना साहब, 2k। ठीक, अच्छा अब सुनना, ये मुझे ये इर्रेशनल मत देखने लगना, इर्रेशनल मत देखने लगना। हमने यहाँ पे देखा है कि जो d है, जो k है, ये सारे के सारे, k तो हमने ही लिया है, k हमारा क्या एक पॉजिटिव रैशनल है। ठीक, बाकी डी बी, डी और बी दोनों के दोनों पॉजिटिव रैशनल है। ठीक, तो रैशनल डिवाइडेड बाय रैशनल मतलब हम बोल सकते हैं कि भैया डी माइनस के स्क्वायर माइनस बी अपॉन में 2k, है ना, या फिर ऐसे लिख दो, लिखने का तरीका भी तुम्हें बताना है साथ में, है ना, वेयर ऐसे लिख दे रहे हैं, डी के बी आर रैशनल्स विच मीन्स, इसका मतलब कि d माइनस के स्क्वायर माइनस बी अपॉन में 2k इज ऑल्सो रैशनल। तो ये भी क्या होगा, रैशनल, और रैशनल के सामने कैसा नंबर होगा, ऑब्वियस सी बात है रैशनल होगा। तो दिस इंप्लाइज कि रूट बी इज अ रैशनल नंबर। रूट बी क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो रूट बी है ना, वो रूट मत देखो, तुम्हें रूट वो पिछले वाले क्वेश्चन का दिख रहा होगा, नहीं, रूट बी क्या साबित हो रहा है, एक रैशनल नंबर साबित हो रहा है, यानी कि पक्का b इज अ स्क्वायर ऑफ रैशनल नंबर। तो b क्या होगा, एक स्क्वायर ऑफ रैशनल नंबर होगा। अरे बात समझ में आई कि नहीं है, इस तरीके से करना है। अच्छा, अब हमने साबित कर दिया कि रूट बी क्या है, एक रैशनल नंबर। तो सपोज मैं इसको नाम दे रहा हूं इक्वेशन 1, हमें यही काम की इक्वेशन है। ठीक, तो रूट बी क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। ठीक, तो देयरफॉर, है ना, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या था हमारे पास, k प्लस रूट बी बराबर में रूट डी, है ना, और हमने बोल दिया है रूट बी क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो रूट बी यदि रैशनल है तो रैशनल प्लस रैशनल, है ना, याद है ना, ये भी एक रैशनल नंबर हो गया है और ये भी क्या है, एक रैशनल, ये हमने लिया ही था। तो रैशनल प्लस रैशनल क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर बराबर कितना, रूट डी। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई, यानी कि दिस इंप्लाइज कि रूट डी इज अ रैशनल नंबर। रूट डी भी कैसा, एक रैशनल नंबर, और रूट डी एक रैशनल नंबर है, इसका मतलब कि डी इज ए स्क्वायर ऑफ, रूट से बाहर आया होगा, अरे रूट से बाहर आया होगा तभी तो रूट डी को हम क्या बोल रहे हैं, रैशनल नंबर। तो डी इज अ स्क्वायर ऑफ रैशनल नंबर। अरे बात समझ में आई कि नहीं, इस तरीके से जब आप सॉल्व करेंगे भैया तब बात बनेगी। हैंस प्रूव्ड, है ना, हैंस प्रूव्ड, क्वेश्चंस करिए तभी मजा आएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत इसमें होनी नहीं चाहिए। चलिए आगे करते हैं। राइट वेदर, ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, करते हैं, डायरेक्ट करते हैं, है ना। क्या कि इस चीज को बताना है कि ये रैशनल नंबर है कि इरैशनल नंबर है। एक मिनट रुकिएगा जरा, देखिए इसको बताते हैं कि ये रैशनल है कि इरैशनल है। क्या गिवन है भैया, हमें गिवन है 2 रूट 45 प्लस 3 रूट 20 अपॉन में कितना भैया, 2 रूट 5। ऐसा करते ही मुझे पता है ये 45 कितना आता है, 9 5 जब 45 होता है ना, है ना,
तो यानी कि 3 × 3 × 5 लिखा हुआ है बेसिकली। और 20 कैसा आएगा, 5 4 जा, यानी कि 2 × 2 × 5 इस तरीके से। और 2√5 देखा जाए तो ये 3 बाहर आ सकता है और यहाँ पे 2 बाहर आ सकता है, तो 3 बाहर आएगा तो 3 2 जा 6√5 प्लस यहाँ पे 2 बाहर आएगा तो 2 3 जा 6√5 अपॉन में 2√5। तो दोनों लाइक क्वांटिटीज अब हो चुकी है, तो 6 और 6 12√5 अपॉन में 2√5, ये कटेगा और ये 2 6 जा 12, तो 6 इज अ रैशनल नंबर, है ना। इस तरीके से कोई दिक्कत तो नहीं है ना, कैपेसिटी बढ़ाई है। चलिए अगला क्वेश्चन जल्दी जल्दी करें। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 18 24 एंड 36। तो देखिए 6 डिजिट का टेंशन छोड़िए, हमें पहले बताइए इन तीनों से डिवाइड होने वाला सबसे पहला नंबर कौन सा होगा। तो भैया पहले तो हम निकालेंगे, है ना, सॉल्यूशन में इनका पहले क्या निकालो, एलसीएम ऑफ 18 24 और 36 कितना होगा। तो देखिए भैया ऐसे में पहले तो 18 का बता दीजिए, है ना, 2 9 जा 18, 3 का स्क्वायर, है ना। अच्छा 24 बताइए, 4 6 जा 24, है ना, 4 6 जा 24, यानी कि 2 क्यूब × 3 हो जाएगा। सही बात है ना, ये 2 3 जा 6 है, 2 × 3 है, और ये 2 का स्क्वायर तो 2 क्यूब। और 36 तो 6 6 जा 36 होता है साहब, यानी कि 2 3 जा 2 3, यानी कि 2 का स्क्वायर × 3 का स्क्वायर। सही बात है, ऐसे ही होगा। यदि इतनी बात हमारे समझ में आई तो अब मैं एलसीएम बताइए क्या होगा ना, ये बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन बताइए क्या होगा। तो एलसीएम में हम सभी नंबर लेते तो हमें कौन कौन सी संख्याएं दिख रही है, एक तो 2 दिख रहा है साहब और एक 3 दिख रहा है बस, और तो कोई दिखा नहीं, या और कोई है, और कोई नहीं है, ठीक। और एलसीएम में मैक्सिमम पावर यहाँ पे 2 है ना, पहले 2 को देखते हैं, 2 की मैक्सिमम पावर कितनी जा रही है, क्यूब, और 3 की मैक्सिमम पावर कितनी जा रही है, 2। इसको सॉल्व करेंगे, बताइए कितना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 9, 8 9 जा कितना, 72। तो ये वो नंबर है जो इन तीनों नंबरों से आसानी से डिवाइड हो जाता है। अब लार्जेस्ट नंबर क्या होता है भैया, लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर बताइए। सभी को पता है, छोटी क्लास वाले बच्चों को भी पता होता है कि साहब वो होता है 1 2 3 4 5 6, 6 बार 9 लिख दीजिए, वो लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर होता है। तो अब हम क्या करने वाले हैं भाई साहब कि इस 6 डिजिट नंबर को, है ना, 3 और 3 6, किससे डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 72 से, ठीक। अच्छा 72 से जैसे डिवाइड करना है तो करते हैं, ये हो जाएगा 72 1 जा 72, है ना, क्योंकि 2 बार में तो ज़्यादा आ जाएगा, 2 2 4 7 7 14 ज़्यादा हो जाएगा, तो 72 1 जा 72। चलिए भैया बताइएगा कितने, 9 में से 2 गए बचे 7, 9 में से 7 गए बचे 2, ये 9 को नीचे उतार लेंगे, है ना। अब 279, तो मेरे ख्याल से 72 2 जा तो 72, 3 जा करें तो 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 216, और 72 और जोड़ेंगे तो 8 और 7 ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि अपन को लेना है कितना, 72 3 जा, ये कितना हो जाएगा भाई साहब 216, है ना। 216 होते ही ये बचा 3, ये 7 में से 1 गया बचा 6, इसको नीचे उतारेंगे 9। अब कितनी बार में जाएगा, 72 को 3 बार जोड़ा तो 216, तो 3 बार और जोड़ेंगे तो 216 216, तो 6 बार में, 6 बार से और लेना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं 72 8 जा करके देखते हैं, है ना, 6 बार में तो बहुत कम हो रहा है। 8 2 जा 16 का 1 कैरी, 7 8 जा 56 और 57, है ना, 576, और 72 और जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, और 7 7 14 की हासिल 1 6, ज़्यादा हो जाएगा। तो अपने को ये लेना बच्चों कितनी बार में, 8 बार में ना, आप लोग कर लेना बढ़िया से, ठीक। ये हो जाएगा कितना 576, 576 करेंगे तो 9 में से 6 बचा कितना 3, और ये बचेगा 5, ये हो जाएगा 13, और 13 में से 7 गए तो 63 यार वापस, वाह यार गजब। तो फिर से कितना 9, ये 9 फिर नीचे उतरेगा, तो फिर से कितनी बार में जाएगा 8 बार में, तो फिर लिख दो 576, अरे तो आसान हो गया।
तो फिर से बचेगा कितना 63, और ये 9 को नीचे उतार दो भैया, ये 9 नीचे उतारा, और फिर से 8 बार में कर दो तो ये बचा 576 है ना, और ये बचेगा फिर से कितना 63। अरे वाह गजब। तो इस 63 हमारा क्या है, रिमाइंडर बच रहा है। ये क्या बच रहा है, रिमाइंडर बच रहा है। अरे बात समझ में आई कि नहीं। तो इस रिमाइंडर को यदि इस नंबर से घटा दें तो वो 72 से डिवाइड हो जाएगा। अरे बात समझ में आई कि नहीं। तो भैया रिक्वायर्ड नंबर हमारे पास है ना, कैसे कि ये जो 6 बार 9 बनाए हैं इनमें से क्या घटा दें 63, तो ये आपका 6 और ये 3, बाकी 1 2 3 और 4, ये रहा आपका रिकॉर्ड नंबर जो कि इन तीनों नंबरों से डिवाइड हो जाएगा, है ना। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट, तो ये वो ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर है जो कि एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा 18 से, 24 से और 36 से, ठीक, क्योंकि वो 72 से डिवाइड हो रहा है। बात समझ में आई। और 72 इन तीनों का एलसीएम है, 72 इन तीनों का एलसीएम है, तो इन तीनों से डिवाइड हो रहा है, यानी कि ये वो सबसे बड़ा नंबर है जो इन तीनों से बहुत ही आसानी से डिवाइड हो जाएगा बिना किसी रिमाइंडर के, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन समझने का प्रयास करिए भैया। अगला, राइट द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय बोथ 306 एंड 657, वही चीज है ना। देखिए है ना, क्या हो जाएगा, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या करेंगे भैया, वही 306 कितनी बार में जाएगा, 2 1 जा 2 है ना, 2 5 जा 10 और 2 3 जा 6, 5 3 8 और 1 9, 3 से भाग चला जाएगा, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 5 और 1 6, 3 से भाग चला जाएगा, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, प्राइम नंबर है नहीं जाएगा, 17 1 जा 17। तो ये 306 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 17। अगला संख्या क्या है हमारे पास, 657 है भैया। तो 6 5 11 7 18, 3 से भाग जाता है तो 3 2 जा 6 है ना, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, 9 10 2 12, 3 से भाग जाएगा भैया, 3 7 जा 21, 3 3 जा 9, 73 तो नहीं जाएगा, ये 73 से जाएगा, 73 1 जा 73, यानी कि 657 आपको मिला 3 का स्क्वायर इंटू 73, ठीक है ना। अब सुनिएगा भैया, तो राइट द स्मॉलेस्ट नंबर, तो वो सबसे छोटी संख्या जो इन दोनों से डिवाइड हो जाए, यानी कि हमें क्या लेना है, इनका एलसीएम है ना, एलसीएम ऑफ 306 और 657 लेना है साहब, ठीक। ऐसा करने से हमें मिल जाएगा, एलसीएम में सारी संख्याएं ली जाती, तो एक 2 दिख रहा है, एक 3 दिख रहा है, एक 17 दिख रहा है और एक 73 दिख रहा है भाई साहब, ठीक। और सबसे लार्जेस्ट डिजिट इनकी लेनी है, तो 3 की घात कितनी लेनी है अपने को, 2, अरे बाप रे, ठीक है। तो 3 3 जा 9, 9 2 जा कितना हो जाएगा 18, 18 इंटू 17 इंटू 73, ठीक है, ये करना है। तो करते हैं भैया, 18 इंटू 17, क्या 7 8 जा 56 है ना, और 7 1 जा 7, ये हो जाएगा 8 9 10 11 और ये 12, 126 कुछ है ना, ये करते रहना बच्चों, 1 8 और ये 1 8 2 10 क्या सिला 1 306 कुछ है ना। उसके बाद एक और मल्टीप्लाई करना है, 73 का भी मल्टीप्लाई करना है भैया, कर लो। तो ठीक है, ये 1 और इस तरीके से बचेगा, इधर आ जाएगा 3 और फिर 3 नहीं 2 2 2 2, तो 2238 है ना, 2200, ये ऐसा कुछ इस तरीके से है ना। थोड़ा शॉर्टकट लगा दिया बच्चों क्योंकि सवाल ज़्यादा लंबा जा रहा था, है ना। आप लोग पूरा मल्टीप्लाई कर लेना, चलिए मैं कर ही देता हूँ, बच्चे सोचेंगे सर डायरेक्ट कर रहे हो। 3 6 जा कितना 18 का 1 कैरी, 3 0 0, तो ये बचेगा 1, 3 3 जा 9, 7 6 जा 42, 4 कैरी है ना, और 7 0 जा 0, तो बचेगा कितना 4, और 7 3 जा 21, इस तरीके से। तो 8 है ना, 2 और 1 3, और 9 और 1 10 3 13 की हासिल आई 1 2 है ना, तो वही लिखा था देखिए, है ना, लीजिए आ गया आंसर। तो ये कितना है 22 33 और 8 ना, 22,338 आपका वो नंबर है, ये स्मॉलेस्ट नंबर है, ये वो स्मॉलेस्ट नंबर है जो इन दोनों से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए काफी बड़ा नंबर था। चलिए अगला सवाल,
हाँ भाई, 3 अलार्म क्लॉक रिंग देयर अलार्म्स एट रेगुलर इंटरवल, ठीक है, ऑफ 20 मिनट, 25 मिनट एंड 30 मिनट रिस्पेक्टिवली इफ दे फर्स्ट बीप टुगेदर एट 12 नून, है ना। ये क्वेश्चन आपने देखा होगा, पूरे साल में इस तरह के क्वेश्चन नहीं किए तो क्या ही किए, ठीक। तो अब दोबारा ये जो बेल्स हैं कब बजेंगी, यदि एक बार ये लोग अलग अलग जगह पे बजी हैं, 20 मिनट में एक बार बजी, 25 मिनट में एक बार, 30 में, तो ये अब इफ दे फर्स्ट बीप टुगेदर एक साथ कब बजने वाली हैं, तो उसके लिए है ना द ऑल 3 बेल्स रिंग टुगेदर, ये तभी बजेंगी, है ना। आपको पता भी है एलसीएम का जो एडवांटेज होता है ना, एलसीएम का एडवांटेज यही होता है। तो एलसीएम आप क्या निकाल दो भाई साहब, ये जो भी दिया इन्होंने 20 और ये 25 और फिर ये कितना 30, ये एलसीएम निकालना पड़ेगा। वही है बाय मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 20 का मतलब 2 स्क्वायर इंटू 5 है ना, 2 5 ज़ा 10 और 10 2 ज़ा 20। अच्छा ये 25 यानी कि 5 का स्क्वायर और 30, तो 5 6 ज़ा यानी कि 2 इंटू 3 इंटू 5 है ना 5, हाँ यही आएगा। तो एलसीएम बताओ, तो एलसीएम में सारे नंबर लिए जाते हैं, तो मेरे को एक दिख रहा है 2, एक दिख रहा है 3 और एक दिख रहा है 5, और मैक्सिमम पावर लेनी है तो 5 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर है ना, और 3 की मैक्सिमम पावर कितनी है 1। अच्छा 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर है ना, तो 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10, 10 10 ज़ा 100 और 100 3 ज़ा 300, यानी कि कितनी देर बाद बजेंगे, 300 मिनट बाद। अच्छा लेकिन एक चीज और, 12 नून यदि आवर्स में बदले तो हमें पता है क्या करना है, हमें 300 डिवाइडेड बाय 60 कर दोगे तो किस में बदल जाएगा, आवर्स में बदल जाएगा ना, ये सबको पता है। यानी कि कितने भाई साहब 5 आवर्स, है ना। यानी कि ऑल दी 3 बेल्स रैंग टुगेदर आफ्टर 5 आवर्स, है ना, ऑल दी 3 बेल्स रिंग टुगेदर आफ्टर 5 आवर्स। आफ्टर 5 आवर्स का मतलब समझते हैं, अभी खत्म नहीं हुआ है, यानी कि उन्होंने बोला था 12 बजे, ठीक, ये 12 नून यानी 12 बजे, तो 12 में कितना जोड़ दो 5, कितना जाना है, ये ऐसे 0 0 ऐसे लिखते हो ना आप लोग, ये पीएम लीजिए भैया पीएम, तो ये कितना हो जाएगा 5 2 7 है ना 17 बजे। अब बोले 17 बजे बेटे, 17 बजे मतलब होता है 5 बजे, है ना 5 PM, 5 PM, यानी कि 5 बजे वो सारी बेल्स दोबारा बजेंगे, एक बार 12 बजे बजी थी और एक बार 5 बजे बजेंगी, इस बात का ध्यान रखना। इस तरीके से क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। अगला भैया बस होने ही वाला है। अ डाइनिंग हॉल, अ डाइनिंग हॉल हैज अ लेंथ ऑफ 8.25 मीटर, ब्रेथ ऑफ 6 point this, height of 4.50 meter. What is the length of the longest unmarked ruler that can exactly measure the 3 dimension of the hall? Show your steps and give valid reason. अब देखिए जब ऐसा कुछ देता है ना, क्या बोल रहा है भैया, यहाँ पे आप जा देखना, ये जो वर्ड है ये आपको दे रहा है ना, यही आपको दे रहा है हिंट कि क्या, लॉन्गेस्ट अनमार्क्ड रूलर दैट कैन एग्जैक्टली मेजर द 3 डायमेंशन ऑफ द हॉल। इसमें हमें क्या यूज करना पड़ जाएगा भाई साहब, एचसीएफ आपने किया भी होगा, ठीक। जब भी आपको कोई नंबर ऐसा दिया जाता है ना, इस तरीके का नंबर कि भैया इन तीनों का जो लॉन्गेस्ट नंबर होगा, यानी कि उसका हाईएस्ट फैक्टर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, हाईएस्ट फैक्टर क्या होगा, इनके हाईएस्ट पॉसिबिलिटी क्या होगी, तो हाईएस्ट फैक्टर यानी कि हमें क्या निकालना है भाई साहब, एचसीएफ ऑफ किसका। अच्छा एक चीज और, अब पॉइंट में दिया, पॉइंट में कैसे करेंगे, पॉइंट को बदल लेते हैं पहले, तो 8.25 मीटर है, यानी कि 825 कितना हो जाएगा सेंटीमीटर। उसी तरीके से 6.75 मीटर है तो 675 सेंटीमीटर, और ये दिया हुआ है कितना 4.50 मीटर, तो ये हो जाएगा 450 सेंटीमीटर। पता है ना क्या करना है। चलिए अब मल्टीप्लाई बाय और डिवाइड बाय 100 सबको पता होगा मेरे ख्याल से। तो हम निकालने वाले हैं एलसीएम ऑफ, अरे बाप रे, 825, 675 और 450। कर लोगे क्या बच्चों, कर लोगे पक्का, मैं ही कर दे रहा हूँ। बाय मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन 825 बोलो, जल्दी से बोलो कितनी बार में जाएगा, है ना। 3 से करके देखें, 3 2 जा 6 है ना, और 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। अब किससे जाएगा भैया, 5 5 जा 25
है कि नहीं, और फिर से 2 बचा तो 5 5 जा 25, फिर 5 11 जा और ये 11 1 जा, इस तरीके से भैया, यानी कि 825 मिल गया। 675 पे बात करते हैं भैया, 675 किस पे जाएगा, 6 5 11, 11 7, ठीक है, तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, फिर से वही आ गया क्या, नहीं, तो 5 2 7 2 9, 3 से जा रहा है, 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15, है ना, फिर 3 से और जा रहा है, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, अब 5 से जा रहा है, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, है ना। डिविजिबिलिटी रूल्स बेटे याद से पढ़ो, डिविजिबिलिटी रूल। 450 कितने में जाएगा, 2 से, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 225 ये मिला, मतलब यही है। 3 से जाएगा तो 75, ठीक, फिर ये 3 से फिर जा रहा है 25, और फिर 5 और 5, ये इस तरीके से। अब यदि इतनी पता है भैया तो बताइए इसको क्या लिख सकते हैं, 825 को लिख सकते हैं 3 × 5 की पावर 2 × 11, ठीक है, यहाँ पे नहीं लिख रहे, यहाँ पे नहीं लिखेंगे, ये बेफिजूल में जगह बेकार हो जाएगी। तो बताइएगा 825 को देखिएगा 3 × 5 का स्क्वायर × 11 निकाला अपन ने, और 675 को अपन ने निकाला है कितना, 3 का क्यूब × 5 का स्क्वायर, ये भी बड़ा नंबर होने वाला है क्या, 450 बराबर 2 × 3 का स्क्वायर × 5 का स्क्वायर, इस तरीके से, है ना। अच्छा ये पता है ना एचसीएफ क्यों निकाला है, होश में रहिएगा बच्चों, है ना, अब अपना खत्म होने वाला है कॉन्सेप्ट, याद रखना जब भी इस तरीके का क्वेश्चन है, लॉन्गेस्ट अनमार्क्ड, है ना, लॉन्गेस्ट चीज जब निकालना होता है तो हम क्या निकालते हैं, फैक्टर निकालते हैं। चलिए अब क्या करें, इसमें एलसीएम था ना, एलसीएम था कि एचसीएफ, एचसीएफ यार, एचसीएफ एचसीएफ एचसीएफ, लॉन्गेस्ट में एचसीएफ निकालना है अपन, एचसीएफ बोल रहे हैं निकाल, एलसीएम देंगे, एचसीएफ निकालते हैं भैया। तो एचसीएफ बताइए कैसे, कॉमन कौन कौन दिख रहा है, एक तो 3 और एक 5, तो ये ले लिया 3 और एक ले लिया 5, मिनिमम बताओ 1 और 5 की मिनिमम ये 2 है, ये भी 2 है और ये भी 2 है, ठीक है, 2 ले लो भैया, तो कितना 3 × 25 25 या 75, है ना, तो एचसीएफ कितना आया भाई साहब, 75 आया है, यानी कि 75 आया है, तो आप जरा सोचिएगा 0.75 मीटर हो जाएगा, सही बात है, 0.75 मीटर। तो समझ में आ रही बात कि ये वो व्हाट इज द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट अनमार्क्ड रूलर दैट कैन एग्जैक्टली मेजर द 3 डायमेंशन ऑफ द हॉल, यानी कि इन तीनों को जो मेजर कर पाए, इन तीनों को मेजर करने के लिए, क्योंकि अलग अलग क्या बोलते हैं इनकी लेंथ है, तो इनको मेजर करने के लिए जो हमें लॉन्गेस्ट रॉड की जरूरत है वो कितनी मीटर की होनी चाहिए, 0.75 मीटर। लॉन्गेस्ट का मतलब बहुत बड़ी नहीं, ज्यादा से ज्यादा वो कितनी बड़ी होनी चाहिए। मेरे ख्याल से आपको यदि कईयों को एचसीएफ नहीं पता है कि ये बहुत बड़ी समस्या है। मान लो मैंने बोला 6, मैंने बोल दिया मान लो 8, मैंने बोल दिया मान लो सपोज कितना 12, ऐसा कुछ बोल दिया, ठीक। बताइए 6 के फैक्टर बोलिए, तो आप लोग बोलेंगे कितना, एक तो 1 होगा, है ना, फैक्टर निकालना आता होगा, है ना, एचसीएफ आपको पता होना चाहिए कब निकालते हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 6 हो गया। 8 का 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया और 8 हो गया। 12 का भैया 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया और सीधे क्या हो जाता है 12। तो देखिए पहला पॉसिबल फैक्टर 1 है, अगला पॉसिबल फैक्टर 2 है ना, उसके बाद कोई आ रहा है क्या कि 3 आ रहा है सब में, 4 सब में आ रहा है क्या, 6 सब में आ रहा है क्या, 8 सब में आ रहा है क्या, 12 नहीं। तो देखा जाए तो 1 × 2 इज इक्वल टू कितना 2, इसको हम बुलाते थे क्या एचसीएफ ऑफ 6 8 12, यानी कि ये वो इनके फैक्टरों में ये वो सबसे छोटी संख्या है ना, याद रखना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, हम बड़ा बुलाते हैं लेकिन ये उन सब में सबसे छोटा नंबर होगा जो इन तीनों के पास है, तीनों के पास है। तो तीनों के पास है यानी कि इससे मेजर करूंगा, इससे मेजर करूंगा तो ये तीनों नप जाएंगे। बात समझ में आई, यानी कि 2 वाली संख्या लूंगा तो देखिए 2 को 2 2 की डिस्टेंस में यदि मेजर करूंगा, जैसे 6 को बांटना है तो 2 + 2 + 2, 8 को बांटना है तो 2 + 2 + 2 + 2, अरे ऐसे ही करूंगा ना, 2 2 4 2 6 2 8। 12 को बांटना है तो 2 + 2 + 2 है ना, +2 कितना हो जाएगा 2 12। तो दिख रहा है आपने वो लॉन्गेस्ट रॉड इस्तेमाल करी है जिसकी लंबाई है मान लो 2 मीटर, तो
तो 2 मीटर से आप 6 मीटर की भी लेंथ नाप सकते हो, 2 मीटर की रॉड से आप 8 मीटर की लेंथ भी नाप सकते हो, 2 मीटर की रॉड से आप 12 मीटर की भी लेंथ नाप सकते हो। उसी तरीके से आपसे ये पूछ रहा था कि ये और ये कैसे नाप सकते हो एक साथ, तो 0.75 मीटर की जो रॉड है उससे आप ये वाली लेंथ भी नाप सकते हो, ये लेंथ भी नाप सकते हो और ये लेंथ भी नाप सकते हो। बात समझ में आई कि नहीं? इस तरीके से ना मेरे को ये बताने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए थी हालांकि, है ना, क्योंकि मेरे ख्याल से अब हम क्रैश कोर्स चला रहे हैं तो ये बहुत ज्यादा डीप हो जाएगा, वीडियो आप देख रहे हैं बहुत लंबा हो रहा है। ठीक, चलिए आगे करते हैं। मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ में आई होगी, कब एलसीएम निकालना है, कब एचसीएफ। एचसीएफ ऐसे इसलिए एचसीएफ निकाला, एचसीएफ निकालने के पीछे का उद्देश्य ये था। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रूव दैट 2 + √3 इज एन इर्रेशनल नंबर। ये तो सभी को पता है मेरे ख्याल से, है ना, प्रूफ, इसका प्रूफ सबको पता है, मैं लिख दे रहा हूं फिर भी। क्या होगा भैया प्रूफ? कि हम बोलेंगे वही, वी विल प्रूव ना, वी विल प्रूव दिस बाय कॉन्ट्राडिक्शन, है ना। ये तो बहुत छोटा क्वेश्चन है, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। ठीक, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड है तो वही, लेट अस सपोज, हम सपोज कर रहे हैं भाई साहब क्या, कि 2 + √3/5 इज अ रैशनल नंबर। ठीक, ये क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो देन, है ना, वी कैन राइट, हम इसको लिख सकते हैं, राइट इन द फॉर्म ऑफ, है ना, इन द फॉर्म ऑफ P/Q, है ना, वेयर Q इज नॉट 0, PQ आर इंटीजर्स, है ना, एंड PQ आर कोप्राइम्स, है ना, यानी कि एसएफ उनका क्या है, 1 है। ठीक, तो इसका मतलब ये कि 2 + √3/5 बराबर कितना लिख रहा हूं मैं, P/Q लिख रहा हूं, यहाँ पे वो मेंशन कर रहा हूं, Q इज नॉट 0, PQ आपस में क्या है, इंटीजर है, और एचसीएफ ऑफ PQ हमारे पास क्या है भाई साहब, 1 है ना। इस तरीके से आपको लिखना आना चाहिए। यदि ऐसा है तो हमें पता है कि 2 + √3 बराबर कितना, 5P बाय कितना भाई साहब, Q, है ना, 5P/Q। तो √3 बराबर कितना भैया, 5P/Q -2। तो √3 बराबर हमारे पास आ रहा है 5P - 2Q/Q। सही बात है कि नहीं? और मेरे ख्याल से यहाँ पे सबको इतनी बात समझ में आ रही है क्या, कि उन्होंने एक चीज और दे दिया, हमारा काम आसान कर दिया। √3 उन्होंने पहले बोल दिया इर्रेशनल है, तो हम बोलेंगे क्या भैया, तो सिंस PQ आर इंटीजर्स, PQ क्या है, इंटीजर्स हैं, तो इसका मतलब कि 5P - 2Q/Q इज ए रैशनल। ये क्या होगा, एक रैशनल। पर हमें गिवन है क्या, बट हमें गिवन है क्या, कि √3 इज एन इर्रेशनल नंबर। हमें ये चीज गिवन है ना, ये आसान सा क्वेश्चन है। एक ये इर्रेशनल नंबर है, विच कॉन्ट्राडिक्स, जो कि क्या कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्स कर रहा है अवर assumption इज नॉट ट्रू, है ना, इज नॉट ट्रू। तो हम बोलेंगे हेंस, है ना। मेरे ख्याल से अब तो रट गया होगा यार, 2 + √3/5 इज एन इर्रेशनल नंबर, है कि नहीं, है ना। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, है ना। मेरे ख्याल से मैंने जानबूझ के जल्दी इसलिए किया क्योंकि मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट सभी बच्चों को समझ में आया होगा कैसे अप्रोच करना है इस तरह के क्वेश्चंस को। ठीक, आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। ठीक, तो लास्ट क्वेश्चन ये रहा, है ना, द ग्रेटेस्ट नंबर विच, तो सॉल्यूशन विच व्हेन डिवाइड्स दिस दिस एंड दिस, वही ग्रेटेस्ट पूछा जैसे पीछे पूछा था। ठीक, लीव्स रिमाइंडर दिस दिस एंड दिस। अब सुनना भैया कैसे, अब कैसे करें, जब छोटे नंबर दिए होते हैं ना तो मैक्सिमम वो एलसीएम की ओर इशारा कर रहा होता है, जब बड़े नंबर दिए होते हैं ना मैक्सिमम वो एचसीएफ की ओर इशारा कर रहा होता है ना। तो मेरे ख्याल से आपने ये भी देखा होगा इस लेक्चर के दौरान। फिर भी चलिए देखते हैं, विच व्हेन डिवाइड दिस नंबर एंड दिस लीव्स रिमाइंडर ये। तो पहले तो ये बताओ कि 1 2 5 1 को जब डिवाइड कर रहा है, वो जो भी नंबर है, वो जो भी ग्रेटेस्ट नंबर है, जब भी डिवाइड कर रहा है तो इससे कितना रिमाइंडर बच रहा है, 1, तो वो रिमाइंडर घटा दो भैया। रिमाइंडर घटाओगे तो ये क्या हो जाएगा, 1250 हो जाएगा। ठीक, उसी तरीके से जो एक संख्या है 9377 को, वो जो भी नंबर है जब डिवाइड कर रहा है तो 2 रिमाइंडर बच रहा है, तो 2 घटा देंगे तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना, 9375, है कि नहीं, 9375।
और उसी तरीके से एक और नंबर दिया हुआ है 15,628 को, जब वो नंबर डिवाइड मार रहा है तो 3 रिमाइंडर बच रहा है, सही बात है। तो ये हो जाएगा कितना, 15, 6, 2 और ये 5। ठीक, तो हम निकालने वाले हैं वो ग्रेटेस्ट नंबर के लिए HCF। इस तरीके से, तो बाय वही मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन 1250 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4 और 2 5 ज़ा 10, ये 5 125 ज़ा और 5 25 ज़ा, 5 5 ज़ा और 5 1 ज़ा, यानी कि 1250 को देखा जाए तो 2 × 5 की पावर 4। ठीक, अगला हमारे पास है भाई साहब 9 3 7 5। ठीक, 3 से भाग दे के देखते हैं, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15। ठीक, अगला तो 5 3 8, 2 10 11, तो 5 से जा रहा है भैया, 5 6 ज़ा 30 है ना, बचा 1, तो 5 2 ज़ा 10 ना, सही है ना, 5 6 ज़ा 30 बचा 1, तो 5 2 ज़ा 10 बचा 2, 5 5 ज़ा 25, अरे गुड। तो 5 ये हो जाएगा 125 में, और ये 25 में जाएगा, ये 5 में चला जाएगा और ये 1 बार में चला जाएगा। तो हमारे पास भाई साहब ये 9375 कुछ ऐसे डिजिट्स लेके आया है, यानी कि 3 × 5 की पावर 1 2 3 4 5। वाह गजब। अच्छा, एक और संख्या बची है भैया, ये भी कर ले रहे हैं, 15,625, तो 6 और ये भी 6 6 6 12 और 12 18 19, मतलब 5 से जाएगा। तो भैया 5 तिया 15, 5 एकम 5, ये बचा 5 दूनी 10 है ना, ऐसे ही जाएगा ना, 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, 1 बचा, 5 2 ज़ा 10 बचा 2, 5 5 ज़ा 25, फिर से वही जा रहा है, अरे ये तो यही आ गया, तो बस 625 भैया लो डायरेक्ट, तो फिर 125, फिर 25, फिर 5 और फिर 1, तो हमारे पास 15,625 बराबर आया है 5 की पावर कितना, 1 2 3 4 5 6, अरे गजब। ठीक, तो हमें वो लार्जेस्ट नंबर निकालने के लिए एचसीएफ निकालना था, तो कॉमन क्या दिख रहा है, एचसीएफ में कॉमन देखते हैं, तो कॉमन में हमें एक तो सिर्फ 5 दिखा, 5, और उसकी मिनिमम पावर देखते हैं, तो एक तो 6 दिख रही है, एक 4 दिख रही है ना, एक 5 है, यानी कि मिनिमम पावर 4 हो गई, तो 5 की पावर 4 यानी कि 625 ये वो नंबर है जो कि जब इनको और इन महाशय को डिवाइड करेगा तो कितना रिमाइंडर छोड़ देगा, 1 2 और 3 रिमाइंडर छोड़ देगा। ठीक, तो ये था हमारा आज का लेक्चर, और इसके साथ हम चैप्टर 1 कवर करना जो था वो हमने कवर कर लिया है हमें, है ना। अच्छा, यदि और कुछ आपको पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक, हम उसका जरूर रिप्लाई देंगे। यदि आपको कुछ भी ऐसा लग रहा है कि सर ये वाला टॉपिक भी बता दीजिए, तो हम उस पर भी लेक्चर ले आएंगे, याद से आप कमेंट करिएगा। थैंक यू।